अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमने बड़ी ख्वाहिशों के बाद मज़हर अब्बास साहब को रिक्वेस्ट करके स्टूडियो में बुला लिया है। मज़हर अब्बास साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है जर्नलिज़म की फ़ील्ड में वो तकरीबन अनपैरेलल्ड है। एक तो प्रेस फ्रीडम के हवाले से जो वो बात करते हैं वो बिना डर करते हैं, और आज के दौर में जहाँ पे हम देखते हैं कि सेंसरशिप काफ़ी रैम्पेंट हो रही है, ये गुफ्तगू बहुत क्रिटिकल है। उसके साथ साथ वो इससे भी परहेज़ नहीं करते कि किसी भी गवर्नमेंट पे तनकीद करें, क्योंकि अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हमारे जर्नलिस्ट का हमारे काफ़ी ओहदेदारानों की तरह रुझान होता है किसी सियासी जमात की तरह, पर वो एक ही सिंगुलर बिलीफ के साथ ऑपरेट करते हैं कि तनकीद सबकी जायज़ है। तो मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत कीमती अपना वक्त दिया। हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा हैं, तो फ़ौरन शुरू करें। जो सवाल है आप ठीक है। करें। सबसे पहला सवाल ऐसा कि बहुत रिसेंटली डेफेमेशन का बिल आया है पंजाब के अंदर, और उसके बाद एक इंटरनेट पे तूफ़ान मच गया है जहाँ पे लोगों ने बहुत अनाप शनाप भी कहा है एग्जिस्टिंग सरकार को, पे लोगों ने क्रिटिकली भी एनालाइज किया है। आपकी क्या राय है डेफेमेशन बिल पे? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे मुल्क में असल में प्रेस के हवाले से बहुत से लोगों के सवालात हैं। प्रिंट का ज़माना था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना था, और अब डिजिटल मीडिया का ज़माना है। जब सिर्फ प्रिंट था उस वक्त भी पाबंदी थी। अब उस वक्त तो कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन पाबंदी उस वक्त भी थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, आया तो फिर पाबंदी लग गई, फिर पाबंदियाँ लग गई। अब ये डिजिटल मीडिया आया है। अच्छा, गैर जिम्मेदारी प्रिंट में भी थी, इलेक्ट्रॉनिक में भी थी, और डिजिटल में शायद बहुत ज़्यादा साथ साथ है उसमें। लेकिन पाबंदी लगती क्यों है और पाबंदियाँ लगती क्यों हैं? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जब पार्टीशन नहीं था, प्री पार्टीशन, तब भी पाबंदियाँ थी जी, और बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगी। तो सहाफ़त ने अपनी पूरी ज़िंदगी पाबंदियों में गुजारी है, और उसके बाद सहाफ़त भी होती रही। अच्छी बुरी सहाफ़त हर दौर में हुई है, अच्छे बुरे सहाफ़ी हर दौर में रहे हैं। आज चूँकि एक्सप्लोरेशन बहुत है, यानी प्रिंट की बहुत महदूद सर्कुलेशन होती थी, महदूद रीडरशिप होती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उससे थोड़ी ज़्यादा हुई, और डिजिटल मीडिया की जो है वो एक अफसर से लेके उसके चौकीदार तक सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। लेकिन सबको ये नहीं पता कि ये जो चीज़ वो देख रहा है ये किस हद तक सही है या गलत है, सही है या प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा। यानी जो आज का चैलेंज है मीडिया का, वो इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, और डिसइन्फॉर्मेशन क्या है। डिसइन्फॉर्मेशन प्लांटेड होती है, यानी जानबूझ के फैलाए जाना, दानिस्ता तौर पे। मिस इन्फॉर्मेशन कोई गलती होती है, फैक्ट्स सही नहीं होते, उसको आप करेक्ट कर लेते हैं। दो चीज़ों के दरमियान हम फंसे हुए हैं। इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब है। अब इसमें जो है वो फ़र्क नहीं महसूस किया जा रहा कि ये इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है, चूँकि हर आदमी को नहीं पता। हर आदमी इतना एजुकेटेड नहीं है कि उसे ये पता हो कि ये जो चीज़ आ रही है उसके पास, ये किस हद तक हक़ाइक़ पर मबनी है। ठीक है। अब ये जो लोग चैनल यूज़ कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, ये सारे लोग हैं, उनका इशू दूसरा है। उनका इशू ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बनाऊँ। अब वो जब ये उसमें जिस तरह टेलीविज़न पे जो टॉक शोज़ होते हैं, जो रेटिंग्स के उसमें होते हैं, उसमें ये होता है कि यार रेटिंग किस चीज़ पर आ रही है। तो आपका जो डिपार्टमेंट है, चाहे आपका बॉस हो या दूसरे हों, वो आपको फीडबैक देते हैं कि जी इस प्रोग्राम की रेटिंग अच्छी नहीं आई, इसका TRP रेटिंग ये आया है। अच्छा, उसमें हमने ये रुझान देखा कि जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, उसकी रेटिंग अच्छी आती है। थोड़ा मसाला हो। क्यों अच्छी आती है? अच्छी आती है क्योंकि आपने रेटिंग फार्मूला ऐसा बनाया है। रेटिंग फार्मूला आपने ये बनाया कि इस प्रोग्राम को कितने लोगों ने देखा। ये फार्मूला नहीं बनाया कि इन प्रोग्राम को कितने लोगों ने पसंद किया, कितनों ने नापसंद किया। अगर आप ये क्राइटेरिया बनाते कि कितनों ने पसंद किया, कितनों ने देखा, कितनों ने पसंद किया और कितनों ने नहीं पसंद किया, तो ज़्यादा बेहतर रेटिंग, और उससे फिर थोड़ा सा
बेहतरी आती उसमें। अब उसका प्रेशर ये होता है जो एंकर का, और मैं अगर आपको मिसाल दूं, इमरान रियाज खान को मैंने प्रोग्राम, जब मैं एक्सप्रेस टीवी में होता था तो मैंने उससे प्रोग्राम शुरू करवाया था। उस पर प्रेशर ये था कि उसकी रेटिंग्स नहीं आती ना। वो एक नॉर्मल टॉक शोज है, वो नॉर्मल टॉक शो करता था, लेकिन उस वक्त उसकी रेटिंग नहीं आती। बड़े एक सुलझे हुए तरीके में करते थे। तो वो उस दबाव में रहा वो उसमें। और आज भी शायद वो खुद ही बताता है कि आज भी उसने कहा कि जब उसके प्रोग्राम को ऑलमोस्ट ख़त्म किया जा रहा था, तो मैंने उस वक्त जो बिलाल लाखानी साहब थे एक्सप्रेस में उस वक्त, तो उनसे मैंने ये कहा कि इसको कंटिन्यू रखें, हो जाए, होता है, रेटिंग्स प्रेशर्स होते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे प्रोग्राम वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो जो उसका कंटेंट, लेकिन जाहिर है मालिकान की अपनी अप्रोच होती है। और वो खुद ही बताता है कि आपका वो जो लेटर, वो जो एक ईमेल उनको टेक्स्ट गया था, वो मेरे पास महफूज है, वो मैंने अपने लगाया हुआ है कमरे में। उसमें ये वो डिजिटल मीडिया पर आ गया है, उसकी लाखों सब्सक्राइबर्स बन गए, लेकिन मुझे उसकी वो जर्नलिज्म पसंद थी जो एक्सप्रेस में प्रोग्राम करता था। उसमें इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश होती है। यहाँ उस पर बेसिक चीज़ क्या आई उसने, क्योंकि बेसिक चीज़ ये आई कि जाहिर है उसने देखा कि सब्सक्राइबर्स कैसे बनते हैं ना, जिस तरह और बहुत से लोग देख रहे हैं। उसने उसका हमेशा से उसका जोश जज्बा हमेशा से था, हमेशा से वो एक एग्रेसिव उसका पोस्चर हमेशा रहता था, उसका एक अंदाज हमेशा से उस तरह का था। लेकिन उसने देखा कि इस तरह का जब मैं शो कर रहा हूँ तो उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब उस पर कई तरह के इल्ज़ाम आए, उस पर यह भी आया कि यूथिया है जी, ये सारा चीज़ें आई हैं उसके अंदर। हर दौर में लोगों ने, और बड़े बड़े जय्यद जो हमारे सहाफ़ी रहे हैं, ख़ासतौर पे हम भुट्टो साहब के ज़माने में उर्दू डाइजेस्ट उठा लें, आप ज़िंदगी उठा लें, इनमें जो चीज़ें छपती थी, इनके जो एडिटर्स थे वो थे, वो सब भी उस वक्त के दौर के उसी तरह के चीज़ें करते थे, उसी तरह की। प्रो भुट्टो साहब लिखते थे, एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो भी थे। अलफता ले लें, म्यार ले लें, वो प्रो भुट्टो था। ओके। अलफता, ये ज़िंदगी ले लें, उर्दू डाइजेस्ट ले लें, वो एंटी भुट्टो थे। एक तरफ जसारत माइंडसेट था, दूसरी तरफ मसावात माइंडसेट था, प्रोग्रेसिव, बीच में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी थे। तो असल बहस ये नहीं है। आज के दौर में हम इनको देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्रो पीटीआई हैं, उनको ये कहा जाता है, जो लोग कुछ लोग प्रो पीएमएलएन हैं, कुछ लोग प्रो पीपल्स पार्टी हैं। उसके अंदर जो जर्नलिस्ट होता है उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ होती है, और सहाफ़त के लिए सबसे बुनियादी शर्त ये होती है कि आप हर हुकूमत को ये बताएं कि आप अच्छी हुकूमत नहीं हैं। क्रिटिसाइज हर अच्छी हुकूमत को ये बताएं कि यू आर नॉट अ परफेक्ट गवर्नमेंट। और उसका इसी वजह से कहते हैं कि सहाफ़ी और हुकूमत जो है ये एडवर्सरीज होते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा जो हुकूमत के करीब हूँगा तो मैं अपनी सहाफ़त को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। मैं किसी भी सियासी जमात से हद से ज़्यादा करीब जाऊँगा, तो जब आप हद से ज़्यादा क़ुर्बत बढ़ा लेते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तनकीद करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा सबको मेरिट पर ट्रीट करें और उनको तनकीदी निगाह से देखें। जर्नलिस्ट का काम हर चीज़ को तनकीदी निगाह से देखना होता है। ये बुनियादी सहाफ़त की डेफिनेशन में आता है कि मैं क्रिटिकल व्यू लूँ हर चीज़ का। सहाफ़त होती ही अनयूजुअल चीज़ है। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास
पास है, जिसका हमारा जो बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। कोई अनयूजुअल इवेंट जो होता है वो सहाफ़त होती है। मतलब एक अगर हुकूमत एक सड़क बना रही है तो ये हुकूमत का काम है कि सड़क बनाए, लेकिन अगर उस सड़क पे नुक्स है, वो सड़क टूट जाती है, तो फिर ये मेरा काम है कि मैं बताऊं लोगों को आपने सड़क तोड़ी है, ये इस तरह टूटी, गैर म्यारी सड़क बनी, गैर म्यारी सड़क जो भी है वो। तो जो डिजिटल मीडिया का आज का चैलेंज है वो यही है कि हम उस रेस में लग गए हैं कि सब्सक्राइबर्स कितने बड़े हैं हमारे, और उस रेस में हम एक बहुत सी बुनियादी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। तो ये तो विदिन अच्छा, अब हर आदमी भी सहाफ़ी नहीं है जो यूट्यूबर पे रहे, ज़ाहिर है वो अपना यूट्यूब चैनल, उसका राइट है, वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, लेकिन क्या वो जर्नलिस्टिक डेफिनेशन में पूरा उतरता है, ये एक अलग क्वेश्चन है उसमें। चूँकि जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, और ये भी जर्नलिज्म की बेसिक एथिक्स में आता है कि आप पार्ट टाइमर्स नहीं हो सकते, और उसकी एक बेसिक स्पिरिट ये है कि क्योंकि जब अगर आप कहीं और भी जॉब कर रहे हैं और सहाफ़त भी कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वाटर बोर्ड के डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे हैं और सहाफ़त भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो, क्योंकि आपकी प्राइम जॉब जो है वो सहाफ़त नहीं है, वो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रमोट करने के लिए चीज़ों को, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जर्नलिज्म में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली। लेकिन ये सिचुएशन वो है कि जैसा कि होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है ये बड़ा मुख्तलिफ है। जब हुकूमतें पाबंदी लगाती हैं, और हर हुकूमत ने पाबंदी लगाई, कोई हुकूमत ऐसी नहीं रही जिसने पाबंदी नहीं लगाई, माँ सिवाय एक गवर्नमेंट के, जो मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट थी। उस दौर में, उस 2-2.5 सालों में कोई मीडिया पर, बल्कि मीडिया को ज़्यादा आज़ादी मिली। वहाँ से आज़ादी का सफ़र किसी हद तक शुरू होता है। उसमें उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर से उन्होंने पुराने क़वानीन को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने किसी तरह की, उस ज़माने में कोई इस तरह की प्रेस एडवाइस, हालांकि वो आया आमरीत में थे, आमरीत उसमें आए थे, और वो उनको भी शौक़ हुआ, क्योंकि उसने अपनी पहली तकरीर में ही ये कहा, जुनेजो ने, जो पार्लियामेंट में की थी, कि मार्शल लॉ और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकते। उनके उस जुमले को, उस वक्त सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनरल मुजीब थे, उन्होंने उस जुमले को पीटीवी पर सेंसर कर दिया उस ज़माने में। जुनेजो साहब को जब पता चला तो उन्होंने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को सैक कर दिया। अच्छा, वो कर सकते थे ये तब? उन्होंने किया, जिससे जनरल ज़ियाउल हक परेशान भी हुए। जुनेजो का जो कंडक्ट था उससे ज़ियाउल हक बहुत परेशान हुआ, और अल्टीमेटली उन्होंने 2-2.5 सालों में निकाल दिया उनको। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पहला दौर जो था, उसमें एज सच कोई पाबंदी नहीं लगी। पहले दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एज सच कोई पाबंदी नहीं लगी। बेनज़ीर भुट्टो में अपने वालिद के मुकाबले में ज़्यादा टॉलरेंस था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब में टॉलरेंस कम था, इंतहा पसंद। इसी वजह से उनके दौर में अखबारात पर पाबंदियाँ बहुत लगीं। उनके अपने जो ज़माने में जो सहाफ़ी उनके साथ अयूब ख़ान के दौर में स्ट्रगल कर रहे थे, वो कर रहे थे, उनमें से कुछ सहाफ़ियों को उन्होंने पाबंद सलासल भी किया, जिनमें उनके बहुत ही करीबी दोस्त हुसैन नक़वी साहब भी शामिल थे। तो हर दौर में ये चीज़ें रही हैं। जो रियासत है हमारी, उस रियासत का जो कॉन्सेप्ट रहा है, उसने मीडिया पर पाबंदी रख के, उसने बुनियादी तौर पे शुरू में क़याम पाकिस्तान के चंद सालों में ये फ़ैसला कर लिया था कि आज़ादी इज़हार दी जाएगी, और 1948 में कई अखबारात बंद हो गए, और कई एडिटर्स वगैरह गिरफ़्तार भी हुए, उसके ख़िलाफ़ तहरीक भी चली उसमें। फिर उसके बाद के अदवार भी हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इसीलिए 71 का जो वाक़या है उसको सही मानों में रिपोर्ट नहीं किया गया, और उस पाबंदी के नतीजे में यहाँ वालों को ये नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है, और वहाँ वालों को ये नहीं पता था कि यहाँ वाले क्या सोच रहे हैं उसमें। तो उससे आप देखें कितना बड़ा नुकसान हुआ उसमें। तो ये जो हम जब कवानीन लाते हैं तो इस चीज़ को सोचते ही नहीं, क्योंकि कानून जब आप कोई बनाते हैं, जैसे अब इन्होंने बनाया डिफेमेशन लॉ, हम ये चीज़ सामने रख के बनाते हैं कि जी
मेरा दौरे हुकूमत है, इस दौरे हुकूमत में मैं इस कानून के तहत तो ये सोचे बगैर कि कल जब आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, आप अपोजिशन में आएंगे। हाँ, तो यही कानून आपको हर्ट करेगा। ये तहरीक इंसाफ ने भी करके देख लिया, मीडिया डेवलपमेंट वो भी कंट्रोल करना चाहते थे। कोई ऐसी गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं गुजरी जो पीटीवी को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। सबने आज तक कंट्रोल किया हुआ है, अपनी मर्जी से चलाते हैं। किसी ने इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड बनाने की, असलम अजहर साहब जो बानी थे पीटीवी के, उन्होंने जब उनको बेनज़ीर भुट्टो ने दोबारा लाई बेनज़ीर भुट्टो, तो उन्होंने ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ये तजवीज़ दी थी कि इसको बीबीसी मॉडल पे कर लें, हुकूमत बिल्कुल इसका वो रहे लेकिन इसका एडिटोरियल इंडिपेंडेंस इसको हासिल हो। तो हर हुकूमत जब अपोजिशन में होती है वो कहती है हम आएंगे तो पीटीवी को एक आज़ाद इदारा बनाएंगे, ख़ुद मुख्तार इदारा बनाएंगे, लेकिन वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो आज का जो चैलेंज है हमारा, जो डिफेमेशन लॉ है, अब हतक इज़्ज़त, अब इसको अगर हतक इज़्ज़त के कानून को हम देखें तो पहली चीज़ ये है कि पहले तो आप काले जो और दीगर काले क़वानीन हैं उनको ख़त्म करें। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है। तो इस डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को ख़त्म करें, क्योंकि ये सहाफ़ियों में करप्शन का बहुत बड़ा ज़रिया है। मैं समझा नहीं। यहाँ देखिए हज़ारों की तादाद में डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो अखबारात निकलते नहीं हैं, उनको इश्तिहार भी मिलते हैं, वो अखबार कहाँ जाते हैं ये किसी को नहीं। उनके प्रेस कार्ड भी बनते हैं। प्रेस कार्ड भी बनते हैं। उसमें ये बिल्कुल आम सी बात है कि उसमें ये रहा है कि उसमें बहुत से अखबारात रसाइल जो हैं उसमें इंफॉर्मेशन ऑफिसर का कहीं ना कहीं कट होता है उसमें। तो ये बुनियाद बनती है। एक ज़माने में तो सीक्रेट फ़ंड था इसका, वो सीक्रेट फ़ंड अनवर महमूद साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, तो उनसे एक मरतबा मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझे जाके वो सेफ दिखाया कि उन्होंने कहा कि सेफ खोल के उन्होंने कहा यहाँ एक सेक्रेटरी, जो भी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ से पैसे लेके जो भी जर्नलिस्टों को उनके मुताबिक जो जर्नलिस्ट ज़रूरतमंद होता है ये होता है उसको पैसे देता है, उसकी एक पर्ची होती है और वो वज़ीर इत्तलात को जवाब देनी होता। वो जब जाता है तो उसकी चाबी वो आने वाले सेक्रेटरी इत्तलात को देता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंड है। हाँ, लेकिन हमने इसको ख़त्म करवाया और ख़त्म ऐसे हुआ कि 2009 में एक बहुत ही जो हर साल तकरीबन लाई जाती है, बैरिया टाउन की एक लिस्ट लाई गई है ना, उसमें हमारा नाम भी था, उसमें और बहुत से सहाफ़ियों के भी नाम थे। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। वैसे आप पहले सहाफ़ी हैं जो इतने खुल के बैरिया टाउन की बात कर रहे हैं। हमने उसको चैलेंज किया। हामिद मीर साहब थे उसके मेन पिटिशनर। मैं चूँकि उस वक्त कराची में था तो मीर साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं आ सकता हूँ, तो अगर एक आध दिन वेट करें, लेकिन वो शायद नेक्स्ट डे उन्होंने पिटीशन फाइल करनी थी। तो जो मेन पिटिशनर उसमें बने थे वो अफसार आलम और हामिद मीर साहब थे। फिर हम को पिटिशनर उसमें बने, मैं था, आसमा शिरानी थी और साफ़ी भी थे। और हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था कि बैरिया टाउन से पूछें कि ये इन्होंने हमें ये प्लॉट और ये पैसे दिए नहीं दिए, ट्रांजैक्शन का प्रूफ थे। हाँ उसमें। तो बैरिया टाउन ने उधर डिनाई किया था। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे उस ज़माने में, तो मैंने अपनी पिटीशन में ये भी लिखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ और वो सारे फंड्स को ऑडिट किया जाए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के होते हैं, उनको बताया जाए कि किस सीक्रेट फंड्स हैं और वो सीक्रेट फंड्स का इस्तेमाल कैसे होता है, और वो लिस्ट दी जाए जो सहाफ़ियों की लिस्ट है जिनको पैसे दिए जाते हैं सीक्रेट फंड के तहत। मैंने तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से भी कहा था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी के आपके बकौल पैरोल पे होते हैं जो लोग, आप इंटेलिजेंस एजेंसी से कहें कि उनकी लिस्ट फराम करें आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से वो लिस्ट मंगवाई गई, उन्होंने प्रोवाइड की और वो प्रोवाइड की, वो वेबसाइट पे उनके जारी की गई। एक लिस्ट थी जिनको उन्होंने कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर किया
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने। लेकिन 2 लिस्ट जो थी उसमें वो नाम भी आए, ट्रांजैक्शन भी उसमें लिखी थी। उसमें बहुत से सहाफ़ियों ने इसको चैलेंज किया, कॉन्टेस्ट किया। बहुत से ने ये कहा कि जी जो गवर्नमेंट के फॉरेन टूर्स होते हैं, जो होते हैं ऑफिशियल टूर्स होते हैं, उसकी मद में गर्ज ये कि उस सीक्रेट फंड को फिर ख़त्म किया गया। ये नहीं कि उसमें आज किसी और मद में कर देते होंगे, जाहिर है। लेकिन एक जो ऑफिशियल चैनल था उसको क्लोज किया गया उसमें। और उसमें सिर्फ यही बात नहीं रुकी, उस जो पिटीशन से फ़ायदा ये हुआ कि उस पिटीशन में फिर हमने ये कहा कि इस चीज़ का तदारुक किया जाए कि ये चीज़ रुके। सहाफ़ियों के अंदर की करप्शन को एक्सपोज करने का ये तरीका है कि आप तरीक़ेकार को वो करें कि क्यों होता है ये सब कुछ। तो 2 इंतहाई मोतबर लोगों पर मुश्तमिल एक सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया, जिनमें एक जस्टिस नासिर असलम ज़ाहिद साहब थे और एक जावेद जब्बार साहब थे। उन दोनों ने कोई 400 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट बनाई। उसमें उन्होंने सारी तजावीज़ दी कि कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सारी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, चीज़ों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या तरीक़ेकार। उसमें तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स के कोड ऑफ एथिक्स भी शामिल थे उनके उस चीज़ को। वो फिर फाइनल जब रिपोर्ट सबमिट हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की हुकूमत को कहा कि इसको देखें और इस पर अमल करें। लेकिन उसके बाद किसी हुकूमत ने शायद देखने का भी गवारा नहीं किया। वो दिन आज का दिन है। तो हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने को तैयार नहीं है। सिर्फ हम उसके बाद हमने एक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन हमने प्रपोज किया 2008 में। 2008 में एक इंटरनेशनल समिट हुई थी लाहौर में ही। उसमें IFJ और PFUJ ने मुश्तरका तौर पे जो है ये प्रपोज किया था और उसकी पूरा तरीक़ाकार बताया था कि किस तरह कमीशन की कंपोजिशन किस तरह होनी चाहिए। उसके जो मेंबर्स हैं उसमें जर्नलिस्टों की जर्नलिस्ट माइनॉरिटी में होने चाहिए, क्योंकि शिकायत हमारी के ख़िलाफ़ आती है। लिहाजा हम अगर मेजॉरिटी में होंगे तो वो सही नहीं होगा। किस तरह उसके मेंबर का इंतखाब होना चाहिए ये प्रपोज किया था उसमें, लेकिन उस चीज़ को भी किसी हुकूमत ने जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये जो आर्बिट्री अंदाज में कवानीन लेकर आते हैं, ये जिस तरह अभी लेकर आई है पंजाब गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि आपकी नीयत में फतूर है। इसका मतलब है इसकी आड़ में आप अपने मुखालफीन को दबाना चाहते हैं, उनको प्रेशराइज करना चाहते हैं। जो उनके हक़ में बात कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप ये हतक इज़्ज़त के गवर्नमेंट को डिफेम करना, ये करना, तो जर्नलिस्ट का काम ही वो होता है। तो उन्होंने उस चीज़ को टारगेट करके ये फियर है, जो कि जब ये पैका लेकर आए थे उस वक्त भी यही फियर था। हुआ यही था कि आपने जर्नलिस्टों को हथकड़ी लगा दी और साबित कुछ भी नहीं कर सके। कोई एक जर्नलिस्ट पर केस साबित नहीं कर सके। वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री केस साबित किसी में नहीं होता। तो ये जो जब अगर हम खुद कहते हैं कि जो बरतानिया का मॉडल है ऑफकॉम वाला, उसको आप अडॉप्ट करें, या कोई और बेहतर कानून। हमें सबसे ज़्यादा एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को सबसे ज़्यादा का जो कंसर्न होता है वो ये नॉन प्रोफेशनलिज्म से होता है। हाँ। मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न ये है कि जो लोग जो इस वक्त जर्नलिज्म कर रहे हैं या जर्नलिज्म के नाम पे जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन उसको रोकने का एक तरीका तो हमारे अंदर की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। जितने मीडिया स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठें, कोई एक चीज़ को तय करें। उसकी इब्तिदा चैनल्स और अखबारात और ये कि आप प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा उसको इनकरेज करें। इवन जो लोग डिजिटल मीडिया पे हैं उनको भी आप बाइफरकेट कर सकते हैं। एक वो लोग डिजिटल मीडिया पे हैं जिनका एक सहाफ़ती पस मंज़र है, ठीक है, वो कैसे अपना जो यूट्यूब चैनल वगैरह है उस पर वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उसका एक मैकेनिज़्म बन सकता है। जिनको हम में से कोई शायद नहीं जानता हो और वो खुद भी शायद दावा ना करते हो कि वो सहाफ़ी हैं, उसकी आप एक लिस्टिंग कर लें, उस पर तय कर लें। और कभी भी डिफेमेशन लॉ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। ऐसे ही है।
वो एक सिविल सूट, सिविल वो तरीक़ा होता है। और ऑफकॉम वाला फार्मूला आप अडॉप्ट करेंगे तो उसमें आप हैवी फाइन्स भी लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि इसमें आप बाकायदा स्पेशल कोर्ट्स को तैनात कर रहे हैं। ये वही तरीक़ाकार है जो पीटीआई ने, जब फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, वो यही करते थे, ये करना चाह रहे थे। वो चले तो चपेट ही मारते थे। उन्होंने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का फार्मूला दिया था। उसके तहत वो जो है वो सारे ही जो इस पैमरा, प्रेस काउंसिल, इस सब को मर्ज करके, पीटीए वगैरह को मर्ज करके एक बॉडी बनाना चाहते थे। और बेसिकली जो है वो आइडिया यही था, नाम तो वो कहते तो वो वही थे जो आज जो है वो PMLN की गवर्नमेंट कह रही है, अता ताड़र साहब कह रहे हैं, या उज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं, या मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं, या मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं। अब मसला ये है कि उस वक्त PMLN वही बात करती थी जो आज हम बात कर रहे हैं, आज PTI वो बात कर रही है जो हम बात करते हैं। अपने अपने दौर में जब हुकूमत में आते हैं ये सारे लोग, तो ये वही करते हैं, वो एक ही माइंडसेट से काम करते हैं। तो आप ले आएंगे इस मुल्क में पहले 36-35 ऐसे कवानीन हैं जो मीडिया को टारगेट करते हैं, तो एक कानून का और इजाफा हो जाएगा। तो आप अपना तारीख़ में रिकॉर्ड ये कायम करना अगर चाहते हैं कि आपके दौर में इतने सहाफ़ियों को सज़ा हुई, तो 100 बिस्मिल्लाह। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने सहाफ़ियों के टेलीफ़ोन टैप करवाए थे, उन्होंने एडिटर्स के टेलीफ़ोन टैप करवाए थे, सैफुर रहमान साहब के थ्रू उन्होंने। तो ये तो चॉइस इस हुकूमत की है कि वो अगर ऐसा कोई क़ानून लाना चाहती है और ले आए। अब तो माशाल्लाह मलिक अहमद ख़ान साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने, अब तारीख़ में उनका नाम उन लोगों में होगा जिन्होंने काले क़ानून पर दस्तखत किए, चाहे बहैसियत एक्टिंग गवर्नर ही क्यों ना किया हो। अब यही तशवीश की बात है कि 5-6 दिन बाद गवर्नर आ जाते, 5-6 दिन का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया। गवर्नर साहब भी ये कह के उन्होंने साइड पकड़ ली, उन्हें अंदाज़ा था कि इस कानून को फ़ौरन लागू करना है, वो है, लिहाजा वो छुट्टी पर चले गए और एक्टिंग गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। तो इसका मतलब है हुकूमत जल्दबाजी में है। मरकज़ में भी वो इसी तरह की चीज़ लाना चाह रहे थे, ऐसे ही उसमें और ये बात की जा रही है कि इस तरह की अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। तो जितने कवानीन आप मीडिया के ख़िलाफ़ ला सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। जितना टारगेट कर सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। हमारे यहाँ बहुत ख़राब सहाफ़त भी हो रही है और बहुत अच्छी सहाफ़त भी हो रही है, लेकिन जो हुकूमतों का टारगेट होता है वो अच्छी और बुरी सहाफ़त नहीं होती। उनका टारगेट ये होता है कि कौन मेरा मुखालिफ है, अच्छा है या बुरा है, बेमानी है। ये इनके ये नहीं है कि वो अगर कोई आप पे तनकीद कर रहा है तो वो तनकीद जो है वो दुरुस्त है या नहीं है, और अपने आप की अपनी इस्लाह करें। मीडिया को क्या करना चाहिए? मीडिया को ज़रूर इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए, सहाफ़ियों को इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए कि हम सहाफ़त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और हमारे दरमियान जो लोग सहाफ़त नहीं कर रहे उसको पिन पॉइंट करें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि ये सहाफ़त नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये हमारा काम है। उनको बताएं और अपने सर्कल्स में उनको ये बावर करवाएं। लेकिन ये नहीं होता। ये जिस तरह जैसे मैंने शुरू में इमरान रियाज की मिसाल दी, देखिए उसने एक पोजीशन ली है, उसकी एक पोजीशन पर है, उसका हक़ है वो पोजीशन लेना। वो अगर हक़ाइक़ पर मबनी बात नहीं कर रहा तो वो काबिल गिरफ्त होनी चाहिए। कोई भी हो, कोई मुस्लिम लीग नून के हक़ में बात कर रहा है, वो उसका राइट है, बशर्ते कि वो फैक्चुअल चीज़ हो, फैक्ट्स चीज़ हो। क्योंकि जब आप ओपिनियन बना लेते हैं, देखिए मेरा सहाफ़ी का काम तो ये होता है कि वो इधर की भी बात सुने और उधर की भी बात सुने। अगर मैं वन ट्रैक माइंड हो तो फिर मैं पार्टी बेस्ड जर्नलिज्म कर रहा हूँ। आप जसारत में, तो मुझे पता होता है, आप कहें पब्लिकली कह दे कि मैं PTI का हूँ, कोई भी पब्लिकली कह दे कि मैं PTI का साथ दे रहा हूँ, फाइन, तो मैं उसके ओपिनियन को एक PTI के ओपिनियन के तौर पे देखूँगा, विच इज़ फाइन। कोई जसारत में काम कर रहा है, जसारत में रिपोर्टिंग होती है, तो मैं जब जसारत पढ़ता हूँ तो मैं जहन के साथ पढ़ता हूँ कि जमात इस्लामी की लाइन होगी।
समझ गए। या पीपल्स पार्टी का कोई पर्चा है तो मैं उस मेरे जहन में होगा ना कि ये पीपल्स पार्टी का पर्चा है, ये उनका नैरेटिव है। ये नैरेटिव है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ, और मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, लोग इस पर भी सवाल करते हैं कि न्यूट्रलिटी कोई चीज़ नहीं होती। न्यूट्रलिटी होना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन लेना, किसी पोजीशन पे खड़े रहना, वो एक बात होती है, लेकिन आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुने ही नहीं, आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करें, तो फिर वो बात नहीं बनती। वो तो फिर वन साइडेड एक जबर हो जाता है। तो डिफेमेशन लॉ में हो सकता है बहुत सी अच्छी बातें भी हों, लेकिन जो 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 नीयत नज़र आती है, जो इंटेंशन नज़र आती है, जो जल्दबाजी नज़र आती है, वहाँ फिर नीयत का फतूर नज़र आता है। मतलब 100 दिन के अंदर अंदर किया उन्होंने। हाँ, वही मैं कह रहा हाँ, हूँ। तो ठीक विदिन है। 100 डेज किया। इससे ना असल में एक ये सवाल बनता है कि जब 2024 का इलेक्शन अभी कंक्लूड नहीं हुआ, उसके मामलात लवाजमात चल रहे हैं, एक ये भी इशू है कि शायद आपका मैंडेट है या नहीं है, एक बहुत बड़े एक बहस बनी हुई है, छिड़ी हुई है। और कभी फैसल वाडा साहब सुप्रीम कोर्ट से लड़ते हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मर्ज़ी मरीम नवाज़ नहीं सुनी होती जजेस की तैनाती के मामले में ATC में। इस सारे के अंदर आपकी पहला टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर, मसलन अगर आप मरीम नवाज़ को मशवरा दे सकते हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, पूरा पाकिस्तान देखे, हिस्ट्री की स्टूडेंट है, माहिर है, मैं तो समझता हूँ कम से कम पॉलिटिकल हिस्ट्री के, तो एज क्या मशवरा दें हम मरीम नवाज़ को? देखिए, 2022 में बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करते हैं। मैं उस दिन भी और आज भी इस बात पे, 2022 में अदम एतमाद की तहरीक के गलत फैसला था। एक जैसी तैसी जमहूरियत का सफ़र शुरू हो चुका था 2008 के बाद ना। 2013 में इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन को पीपल्स पार्टी ने कहा कि आरोस के इलेक्शन है, लेकिन उसके बाद वो सफ़र चलता रहा। 2016 के बाद पनामा आया, 2017 में नवाज शरीफ नाअहल भी हो गए, सज़ा भी हो गई। 2018 में जो है वो जो इलेक्शन हुआ, उसको भी जो उस वक्त अपोजिशन हुई, उन्होंने सब ने, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे PMLN हो, पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। ऐसे ही। लेकिन सबके सब पार्लियामेंट में बैठे उन्होंने, उसके बावजूद भी। तो इलेक्शन की डिस्प्यूट्स तो हैं। 2024 का इलेक्शन मादी के तमाम इलेक्शंस के मुकाबले में ज़्यादा रेट नज़र आता है। और जब कोई इस तरह चैलेंज आ जाए ना, कि जहां आपको ये लग रहा हो कि ये इस इलेक्शंस का जो एक डिस्कनेक्ट लग रहा है लोगों से ना, तो उसके बाद आपके पास दो चॉइस होती हैं। ये देखिए, 2022 की अदम एतमाद की तहरीक से पहले मुस्लिम लीग नून का ग्राफ बहुत ऊपर था, ऐसे ही है और तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही थी। जी। इमरान खान के लिए क्राइसिस खड़ा हो गया था। हो सकता है कि इमरान खान, जिस तरह PMLN और PDM और पीपल्स पार्टी कहती हैं कि इमरान खान जनरल फैज़ को ले आते हैं, शायद आर्मी चीफ, तो जनरल ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ भी 11 साल की स्ट्रगल हुई थी, जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी 9 साल की स्ट्रगल हुई। अगर जनरल फैज़ कोई ऐसा एडवेंचर करते, कोई इस तरह की चीज़ें करते, पीपल्स पार्टी और नून लीग को बाहर कर देते, तो आपको जद्दोजहद करने से तो किसी ने नहीं रोका था। लेकिन हुआ ये कि जिस तरह भी अदम एतमाद की तहरीक आप लाए, बज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशनल वे था जी। लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो अनडेमोक्रेटिक थी। अगर एक नॉर्मल प्रोसीजर था तो बहुत से MNAs को सिंध हाउस में क्यों जमा किया गया? चाय पीने गए थे सर। और फिर ये सारे लोग कौन थे जिन्होंने आपको वोट दिया इमरान खान के खिलाफ? और ये इमरान खान साहब के लिए भी सोचने का है। ये सारे वो लोग थे जो 2018 में आपके हवाले किए गए थे, चाहे वो MQM की शक्ल में हो, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की शक्ल में हो, चाहे वो जनूबी पंजाब महाज की शक्ल में हो। और फिर यही वो लोग थे, यही वो ग्रुप्स या पार्टीज थी जो अदम एतमाद की तहरीक में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट दे रही थी।
तो इसका मतलब ये है कि जो इशू था वो ये नहीं था कि उन्होंने कोई नज़रियाती तौर पे इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया था, ये वो। तो अब आज ये बात बड़ी खुलकर हो रही है, जनरल फैज़ का क्या रोल था, जनरल बाजवा का क्या रोल था। ऐसे ही इस बहस पर हम बहस ज़रूर कर रहे हैं, इस बहस पे कभी भी अब ये हुकूमत बना देना कमीशन, उसको कमीशन बनाएं, उसमें बुलाएं, आप जनरल फैज़ को भी बुलाएं, जनरल बाजवा को भी बुलाएं। वहाँ पे सर सेक्टर कमांडर नहीं आ रहा। हाँ, तो ये मतलब चीज़ ये है कि उसके फ़ौरन बाद ये बात कही भी जाती है, लेकिन अगर उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन करा दिए जाते, चले आदम एतमाद की तहरीक आ गई थी, तो नून लीग बहुत बेहतर पोजीशन में होती। जी, इस पूरे इस पूरे वो 16 महीने वो शहबाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट और ये अब दूसरी गवर्नमेंट, और बीच में एक 8 महीने की गवर्नमेंट, और उसके बाद भी आपने अगस्त 2023 में आप असेंबलियाँ ख़त्म हुई, उसके बाद भी इलेक्शन वक्त पे नहीं कराए। इन सारी चीज़ों को लगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये कहना कि तहरीक इंसाफ विक्टिम थी और तहरीक इंसाफ अंडर अटैक आई। आपने हर चीज़ कोशिश की तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाए, और बाहर कर दिया गया प्रैक्टिकली जब उनसे सिंबल ले लिया गया। तो 2024 में एक तरफ इस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ हुआ जो मादी में शायद ज़िया-उल हक के पीरियड में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ हो, जी, लेकिन उसके बावजूद वोटर ने जो है वो पांसा पलट दिया। वो जिस अंदाज में वोट डालने आया है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैंने नहीं देखा। उसके पास जो एक वोटर था उसे ये पता नहीं था कि यार ये इस कैंडिडेट का इलेक्शन सिंबल क्या है, अगले कैंडिडेट का इलेक्शन सिंबल क्या है। उसने ये सब चीज़ें करके उसने वोट दिया, और जो इंडिपेंडेंट, और ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा हुआ कि एक पार्टी बेस्ड इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट में जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा सीटें ले जाता है उसने। अब ये सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर इलेक्शन को रिग कैसे कहा जा रहा है, ये सवाल बनता है। बहुत से लोग करते हैं भाई पीटीआई तो आज पीटीआई के पास तो कितनी सीटें हैं, मैंडेट मौजूद है, और पंजाब में उनकी बड़ी ओपोजिशन है, खैबर पख्तूनख्वा में उसकी गवर्नमेंट है, वो है। तो ये जो तरीक़ेकार था ये बहुत मैनेज था। इलेक्शन में हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं वो रिग्ड नहीं होते, वो मैनेज्ड होते हैं। 2018 में जो है मैनेज किया गया इलेक्शन, बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म करके। फिर सेनेट के इलेक्शन में आप देखें कि हासिल बिजंजो मरूम के पास 64 वोट थे, लेकिन निकले 34 वोट कहीं गायब हो गए। तो ये सारी चीज़ें इतनी बहुत ऑबियस रही हैं। उसके बाद भी यूसुफ रज़ा गिलानी वाले इलेक्शन में भी हमने उस वक्त देखा क्या हुआ। सीक्रेट कैमरे भी पकड़े गए, उसके बाद भी उसका कुछ नहीं पता चला कि ये कैमरे इंस्टॉल किसने किए थे। ये सारी उस वक्त पीटीआई 2018 के इलेक्शन और उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन में ख़ास तौर पे उन्होंने कहा जी सेनेटर ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। तो ये जो एहतिशाम ज़मीर से ज़मीर तक का मसला है, ये इसने हमारी सियासत को बहुत परागंदा किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, अब मसला ये है कि आप ले आए ऐसे क़वानीन, ले आए डिफेमेशन लॉ। अब मेरा ख्याल है आज कल में डेजिग्नेशन उस गैजेट नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो आपने बना लिया कानून, उसमें 1861 से लेके आज तक, और बल्कि 1924 का कानून ले लें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ले लें, सिक्योरिटी एक्ट ले लें, सारे एक्ट ले लें आप उसमें। तो इनके रहते हुए आप जो करना चाह रहे हैं वो करके देख लें आप। अगर आप समझते हैं कि इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, करके देख लें इससे। लेकिन अगर ऐसा ही, क्योंकि माजी के जितने कवानीन लाए जाते थे वो यही कह के लाए जाते थे कि चीज़ों को बेहतरी के लिए लेकर ला रहे, लेकिन हमने बेहतरी देखी नहीं। जो अब ज़ाहिर है इसको चैलेंज भी किया गया है अदालतों में। क्या होता है वो तो एक अदालत जाने उसमें।
लेकिन इस तरह आपने कहा मरीम नवाज़ साहिबा को मैं मशवरा देने वाला कौन होता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा, और मैं क्यों किसी को मशवरा दूँ? वो ख़ुद देखें, वो ख़ुद असेस करें कि उन्हें क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का सामना है या नहीं है। मुझे वो मरीम नवाज़ याद हैं जिन्होंने स्पेशल कोर्ट में खड़े होके जनरल मुशर्रफ मुर्दाबाद के नारे लगाए थे जब नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई थी। मेरी मरीम नवाज़ साहिबा से बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं हैं। उसमें उस ज़माने में कुलसूम नवाज़ साहिबा के साथ मुलाकातें रही थीं जब जनरल मुशर्रफ का दौर था और नवाज़ शरीफ साहब को और उनके साथियों को स्पेशल कोर्ट लाया जाता था और APC में बैठा के लाया जाता था। उस वक्त कुलसूम नवाज़ मरूमा और मरीम नवाज़ साहिबा और उनकी दीगर फैमिली के लोग आया करते थे। उस दौरान उनसे जो मुलाकात रही वही रही मुलाकात। उसके बाद एक आध कोई मुलाकात रही हो, वो अगर समझते हैं, नवाज़ शरीफ समझते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा समझती हैं कि वो इस अंदाज में पंजाब को बदल देंगी तो सौ बिस्मिल्लाह। वो पंजाब में बेहतरी लाएंगी तो ये पंजाब के अवाम पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। वो रिलीफ शहबाज शरीफ साहब 16 महीने में लोगों को क्या रिलीफ दिया, ये लोगों से पूछ लें। ये सबके सामने ये क्यों ये नवाज़ शरीफ साहब से पूछ लें कि क्यों जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बने। तो मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ साहिबा के साथ, ख़ुद मरीम नवाज़ साहिबा के साथ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादती की है। अच्छा, देखिए, जब आपके पास आपका पॉपुलैरिटी ग्राफ ऑल टाइम हाई था, उस वक्त आपने एक ऐसा ग्राउंड उनको प्रोवाइड किया जिस ग्राउंड पे खुद नवाज शरीफ खेलना नहीं चाह रहे। तो जब नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बनते हुए हिचकिचाए हैं, तो आपने मरीम नवाज साहिबा को चीफ मिनिस्टर बना दिया सबके बड़ा। ये वैसा ही ब्लंडर है जैसे इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को बना के किया जी, जबकि उनके सामने चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद थे। बहुत ऑप्शन थे उनको परवेज़ इलाही को बनाते, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी इनसिक्योरिटी थी, वरना कोई रीज़न नहीं है कि आप परवेज़ इलाही को नहीं बनाते। उनको ये था कि परवेज़ इलाही शख्सियत है, उसका नाम है, वो है मेरे बराबर ना खड़ा हो जाए। तो उसका नुकसान कितना हुआ? जो क्राइसिस ये सारा खड़ा हुआ, उस नुकसान हुआ तो ये तो PMLN गवर्नमेंट और PDM की जो नाक़िस सियासत है, उसकी वजह से इमरान खान को एकदम दोबारा राइज मिला। नहीं तो ग्राफ पंजाब में तो बहुत गिर गया था, PTI का। थैंक्स। और खुद PTI के लोग अंदर से कहते थे कि ये किसको लाके बैठा दिया गया, किसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। बहुत तनाव था। तो इसलिए मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। वो लोग अगर वो ऐसे काम करेंगी कि लोग उनको दोबारा वोट दें और लोग उनकी सपोर्ट में बाहर निकलें, थोड़ा सा हम पंजाब से बाहर आते हैं और आपके शहर कराची पे आते हैं। मेरा कराची ये दूसरा चक्कर है पिछले आप कह लें 1.5 साल में, और कारोबार का हब है, इतने अमीर लोग हैं, इतना पैसे का वॉल्यूम है, लेकिन इधर चल नहीं सकता बंदा। इधर एक जो आलूदगी है और एक बदमज़गी की फ़िज़ा है, कुछ समझ नहीं आती सर। मतलब कराची जो हमारे वालिद हमें बताते हैं 60s और 70s का, वो पता नहीं शायद किसी और मुल्क में थे तब, और अब का जो कराची है, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। कराची के साथ बड़ी बदकिस्मती रही। शहर या मुल्क या सूबे जो है वो बदतरी से बेहतरी की तरफ जाते हैं। हम बेहतरी से बदतरी की तरफ गए हैं। ऐसे ही है। कराची ज़ाहिर मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, और क़याम पाकिस्तान के बाद वफाकी दारुल हुकूमत भी था, बाद में अभी भी सूबे का दारुल खिलाफा है। और जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं, और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी पर इसलिए ज़्यादा इल्ज़ाम आता है कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा रही है हुकूमतों में। जितनी भी सिविलियन गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें सबसे लंबा टेन्योर पीपल्स पार्टी का है। अभी भी उनको कोई 16 साल हो चुके हैं उसमें। जो ओवरऑल सिंध की सूरत हाल और ख़ास तौर पे उसके दारुल खिलाफी की सूरत हाल,
दारुल खिलाफा रिफ्लेक्ट करता है आपका एक तरीके के, कराची जो है वो सूबा सिंध का फ्रंट लाइन सोल्जर है। समझ गए। तो अगर जो लोग आते हैं वो सबसे पहले अगर कराची आते हैं तो वहाँ अगर वो बेहतर कराची देखेंगे तो आपका ओवरऑल सूबे का रिफ्लेक्शन उसमें आएगा। ये सूबे के क्रेडिट में जाएगा अगर शहर, ये नहीं कि पाकिस्तान के सिंध के सारे शहरों में सारे शहर बेहतर होने चाहिए। 16 साल में जो है वो नाअहली ने जो है सिंध को तबाह किया। इन 16 सालों में जो 16 सालों में ब्यूरोक्रेसी थी वो इंतहाई करप्ट हो गई, इंतहाई पॉलिटिसाइज हो गई उसने। और ख़ुद वज़ीर आला ये समझते हैं कि ये इनकॉम्पिटेंस का इसमें बड़ा अमल दखल है। लेकिन फिर सवाल भी उन्हीं से बनता है कि अगर इनकॉम्पिटेंस है तो फिर उसमें उसको कॉम्पिटेंस कौन लेकर आएगा। जो इनकॉम्पिटेंस अफसरान हैं उनको अगर अफसरान नहीं मिल रहे आपको तो फिर सवाल ये होता है कि इस सूबे में मेरिट का जो ख़त्म हुआ है उसके नुकसानात अब हमें फ़ील हो रहे हैं। मेरिट का कत्ल किसने किया सर? वही मैं कह रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी काफ़ी हद तक लेनी होगी। ये नहीं कि जनरल ज़िया-उल-हक का दौर, जनरल ज़िया-उल-हक ने सिंध को दूसरे अंदाज में तबाह किया। ओके। इस शहर को दूसरे अंदाज में तबाह किया। इस शहर में उन्होंने अपनी ज़ाती सियासत को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने इस शहर में जो है क्लैशनकॉफ कल्चर प्रमोट किया, इस शहर में ड्रग कल्चर को प्रमोट किया, इस शहर में लिसानी सियासत को प्रमोट किया, इस शहर को डिवाइड कर दिया। क्योंकि इस शहर का हमेशा से एक रिफ्लेक्शन ये था कि अपोजिशन का शहर कंसिडर किया जाता था। उसको किसी हद तक सज़ा दी। दो राय हो सकती हैं कि जी लिसानी सियासत का आगाज़ भुट्टो ने किया, लेकिन लिसानी सियासत की जो पहली बार वो डाली गई वो अयूब खान के दौर में डाली गई। लेकिन आप उस सब चीज़ों से निकल सकते थे। शहर में इन्फ्लक्स हुआ तो शहर को अगर आप प्लान करते तो इन्फ्लक्स से प्रॉब्लम नहीं होती है, चीज़ मैनेज हो जाती है। आप प्लानिंग करते हैं, ये नहीं कि आप कच्ची आबादियाँ बनाते रहें। आपने कच्ची आबादियाँ बनाते बनाते आज इस शहर में 8,000 10,000 कच्ची आबादियाँ हैं। 60-70 लाख उनके लोग उन कच्ची आबादियों में रहते हैं जहाँ का कोई रेगुलर सिस्टम नहीं है। उसमें शहर चलते हैं बेहतर ट्रांसपोर्ट पे हैं। ये जो ट्रैफिक जैम होता है ये इस वजह से है क्योंकि बसें अच्छी नहीं रहे। ये जो अभी हमें अच्छी बसें नज़र आ रही हैं, चंद कुछ आई हैं 200-250, अच्छी बात है। और उन बसों में जाके पैसेंजर्स से अगर आप मालूम करें तो वो बताएंगे आपको कि उसका कितना फ़ायदा होता है। ज़ाहिर है कराची का डिस्टेंस बहुत है। अब अगर कोई आदमी जो है वो लांडी कोरंगी से सदर आ रहा होता है नॉर्मल बस और मिनी बस में, तो जब दफ्तर तक पहुंचता है उसकी हालत बुरी हो चुकी होती है। लेकिन अगर वो इस एयर कंडीशन बस में बैठता है 50 रुपए में और वो पहुंचता है तो वो फ्रेश फील होता है। उससे अच्छी बसें, अच्छी सड़कें, कम से कम इंक्रोचमेंट, उसकी ये अगर आप ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं इस शहर में 25, 30, 40 सालों में, तो शहर का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। इसलिए कि मेरे जो नर्व्स हैं वो उस वक्त जवाब दे जाते हैं, मेरा टॉलरेंस लेवल उस वक्त ख़त्म हो जाता है और अदम बर्दाश्त उस वक्त बढ़ जाती है जब मैं थका हारा घर पहुंचता हूं, अपने चाहे अपार्टमेंट हो या घर पहुंचता हूं, और वहां पहुंचकर मुझे पता चलता है कि लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। तो अब जाहिर है वो गुस्सा मैं कहीं ना कहीं निकालता हूँ। वो मैं अपने घर वालों पे भी निकालता हूँ गुस्सा और बाहर भी निकालता हूँ। वो मैं हुकूमत को, जो है लोकल गवर्नमेंट है, उनको गालियाँ भी देता हूँ। तो कराची की जो इस वक्त हालत है उससे लोगों का जो बर्दाश्त का मादा है वो ख़त्म हो गया है, और इसको अगर नहीं संभाला गया तो ये कोई रुख भी इख्तियार कर सकता है इस चीज़ को। ये नहीं कि इसमें जितनी पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार है उतनी ही MQM भी ज़िम्मेदार है।
उतनी ही कम से कम जमात इस्लामी के 2-3 मरतबा मेयर रहे हैं। ऐसे ही ये सब मिल के चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब कोई कहेगा जी मेरे दौर में ये अच्छा हुआ था, चीज़ ये है कि जो सामने चीज़ नज़र आ रही है वही मैटर करती है। आप पानी का सिस्टम और ये सारी चीज़ें इसलिए कि प्लान नहीं किया शहर को, हैं। हम नया नाज़माबाद बना लेते हैं, पुराना नाज़माबाद बेहतर नहीं करते। हम न्यू कराची बना लेते हैं, पुराने कराची को बेहतर नहीं करते। अजीब व गरीब तो हम नाम रखते हैं जी। मैं देखा है ओल्ड कुरंगी, न्यू कुरंगी, एक चीज़ 3 नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, मच्छर कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, ये सारी। तो ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। नाअहल इंजीनियर्स हैं। कराची का कोई एक आध को छोड़ के कोई ऐसा फ्लाईओवर अंडरपास नहीं है जो प्रॉपरली बनाया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो कम होगा सिर्फ अच्छे रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। पहले सर्कुलर रेलवे होती थी, ख़त्म हो गई। केटीसी बसें होती थी, ख़त्म हो गई। ट्राम्प होती थी, ख़त्म हो गई। अब आप अच्छी बसें ला भी रहे हैं तो उनका जो जिन सड़कों पे वो चल रही हैं, जब तक आप सड़कें बेहतर नहीं करेंगे, सड़कें एक्सपेंड नहीं करेंगे, हालांकि बहुत बहुत चौड़ी सड़कें, मैं कह रहा हूँ ना कि प्लानिंग नहीं है। आप लियाकताबाद चले जाएं, लियाकताबाद से लेके सोराब गोट तक कोई आपने 4 फ्लाईओवर्स बना दिए, लेकिन ट्रैफिक फंसती है। इसलिए कि ये 4 फ्लाईओवर से मसला नहीं हल होता। और अंडरपास जो है, अच्छे अंडरपास बनाए तो वो चीपर भी होते हैं ऐसे फ्लाईओवर के मुकाबले में। फिर आप देखें कि हर फ्लाईओवर के नीचे ट्रैफिक जैम होता है, इसलिए कि प्लान नहीं किया गया, इसलिए कि इंतहाई नाअहल इंजीनियर्स ने ये बनाए हैं। ये बलोच कॉलोनी का ब्रिज बनाया था, उसके ऊपर सिग्नल लगा दिया था, उसका एक हिस्सा तोड़ना पड़ा आपको। कोई पूछने वाला नहीं है कि इस फ्लाईओवर को गलत बनाया था तो उसको सजा क्यों नहीं मिली। ये अंडरपास गलत बना था तो इसको सजा क्यों नहीं मिली। तो हमारे यहाँ जो इनकॉम्पिटेंसी है इस शहर में, जो लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, वो उस पोजीशन पर रहने के अहल नहीं हैं। और आज आप ये तब्दील कर दें, ये जितनी ऑपोजिशन का क्या है, ऑपोजिशन जिन लोगों को लेके चल रही है वो इस शहर में हुकूमत करते रहे, उस सूबे में हुकूमत करते रहे, वो आज अगर खड़े होकर ये कहेंगे ना कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाअहल है, तो भाई जब आप थे तो आपने कौन सी अहलियत के काम कर दिए थे। तो हमारे यहाँ ओवरऑल स्ट्रक्चर जो रहा ओवरऑल, और उसकी वजह से हुआ ये कि एक शहर जिसको आप इकोनॉमी का इंजन कहते हैं, ऐसे ही आप एक पूरा मुल्क मिलकर एक शहर नहीं बना सका, और बने बनाए शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। 11 साल जो है वो ज़ियाउल हक की हुकूमत, 9 साल मुशर्रफ की हुकूमत, 16, 17, 18 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत, 10 साल MQM की, 10, और उसमें MQM। तो कोई तो बताए कि आपने इस शहर के लिए क्या किया। नजर नहीं आता, कहीं किसी ने कुछ किया भी है तो नहीं पता चलता। इसलिए कि मैस इतना है ना, इतना मैस है कि आप क्राइम्स उठा लें, क्राइम क्यों नहीं होगा। जहाँ 60-70 लाख लोग कच्ची आबादियों में रह रहे हैं, वहाँ हर तरह के लोग रह रहे हैं, तो क्राइम क्यों नहीं होगा। स्ट्रीट क्राइम इसीलिए होता है, स्ट्रीट क्राइम। फिर आपके यहाँ ये तो ओवरऑल टॉपिक है कि जज़ा और सज़ा आपके यहाँ सिस्टम है ही नहीं उस तरह, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लेकिन आपको ये तो पता है कि मोबाइल छिनता है तो कहाँ बिकता है, ये भी पता है कि गाड़ी छिनती है तो कहाँ खुलती है, ये भी पता है कि गाड़ी यहाँ से बलूचिस्तान भी जाती है और भी जाती है जगहों पे। उसमें जब ये सारी चीज़ें पता हैं और फिर वो चीज़ें नहीं हो रही, तो इसका मतलब है या तो आप मिले हुए हैं और या आप नाअहल हैं। अल्ताफ़ हुसैन की एक तकरीर थी जिन पर उन्होंने कहा था कि क्लेशनकॉफ बनती कहाँ है और आती कराची है, और रास्ते में बहुत सारे चेक पॉइंट हैं। हमारे सियासतदान जो हैं जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो ये जुमले अपने भूल जाते हैं, वो भी आमरीत के साथ इक़्तिदार में आ गए, और जब वो सियासतदान इक़्तिदार से हटते हैं तो सबसे बड़े जमहूरी आइकॉन और हीरो वो बन जाते हैं। खान साहब का भी वही फिनोमेनन है।
इस सब के अंदर पिछली कौम ही है। अभी भी जो गालबन 10-11 हज़ार पीटीआई के वर्कर्स अंदर हैं, मास सवाए 50 के, बाकी तो सारे आम लोग हैं। 50 लोग होंगे जो लीडराना हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भुट्टो साहब के दौर में भी ऐसा था कि जब क्रैकडाउन हो रहे थे तो मास सवाए अहम बड़े लीडरान भुट्टो साहब अंदर थे, बाकी कारकुन ही अंदर थे। कारकुन या जर्नलिस्ट ही सरकार पकड़ती है। जो ट्रू कल्प्रिट्स होते हैं, साहब ने फरमाया कि ब्रिज बन गया, उस पर सिग्नल लग गया, उसकी तोड़ होगी, ना इंजीनियर पकड़ा गया, ना वो ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए, ना वो पॉलिटिशियंस पकड़े गए। ज़ाहिर है सस्ता थोड़ी बना होगा ब्रिज, महंगा ही बना होगा। लेकिन एक चीज़ महसूस होती है, इस तरह कराची के लोग हैं वो बेहिस हो गए, वो सॉर्ट ऑफ इस चीज़ के यूज्ड टू हो गए हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट की जिद्दोजहद उनके अंदर नज़र नहीं आती। आपकी बात दुरुस्त है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव ये भी है, कौम खुद उठ खड़ी होती है और अपनी मदद आपके फार्मूला के तहत ऑपरेट करती है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं उससे। एक तो ये कि उसमें खदशा ये होता है कि अनारकी फैलेगी। बेशक फैलती है। अब फिर नताइज तो हासिल नहीं होंगे। अनारकी में तो रिस्क ये होता है ना। और चूँकि ऑलरेडी मैंने कहा ना कि सिर्फ बेहिसी नहीं है, एक मायूसी भी है और एक लाताल्लुकी बन गई है। अब उस लाताल्लुकी का नतीजा ये है कि यार मैं अपना उल्लू सीधा कर लूँ। ठीक है, मेरे घर में पानी आ जाए, किसी के घर में आता हो ना, बेशक किसी का छीन के भी लिया छीन कर ले, करना पड़े। वो कर ले। कुंडा डाल लूँ मैं, हाँ, और कुंडा डाल के मेरे घर में बिजली आ रही है। अब वो कुंडा जाहिर है किसी न किसी की कॉस्ट पर कुंडा बिजली जा रही होती है ना। तो एक लाताल्लुकी सिस्टम से लाताल्लुकी बड़ी है उसमें। और दूसरा ये कि यार बहुत लड़के देख लिया, ठीक है, जो आता है उसने किसी ने चीज़ों को बेहतर नहीं किया ना। तो ये जो लाताल्लुकी का अंसर है ये फैलाता है मायूसी। तो ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कराची का ये लोग हैं वो मायूस और लाताल्लुक होते जा रहे हैं। वो ठीक है, आप देखें ना कि इतना होगा, सैलाब आएगा, तूफान आएगा, मैं अपने मोबाइल पे चंद तस्वीरें बना के पोस्ट कर दूंगा, चंद वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, जो हुकूमत वक्त होगी उसको गाली दे लूँगा, अपनी तसल्ली कर लूँगा, अपनी तस्कीन कर दूंगा। मसला तो नहीं हल हो रहा। हर साल हो रहा है ना, या तो हो कि इस बारी गाली दी, अगले साल हुआ ही नहीं। तो अब हुकूमतों का क्या मसला है? हुकूमतों का मसला ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि हाईएस्ट लेवल पे अगर ये बात की जाए कि जी सबसे बड़ा मसला इनकॉम्पिटेंस है, तो अगर हुकूमत ये कह रही है कि इनकॉम्पिटेंस है, तो फिर मैं किसकी तरफ देखूं? आपने इस शहर के तालीमी इदारे, इस सूबे के तालीमी इदारे तबाह कर दिए, इस सूबे की तालीम तबाह कर दी। सेहत में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं उनका हाल तो बहुत बुरा है। उसमें आप इसी सूबे में बड़ी अच्छी जामियात भी थी, बड़े अच्छे कॉलेज भी थे, स्कूल भी थे, सारी बड़े बड़े काबिल लोग यहाँ से पढ़ के निकले। तो ये एक मायूसी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि ख़तरनाक है। देखिए, कराची हर हुकूमत ने आज से नहीं, पहले से भी एक तो पहलू है उसका सियासी है, उस पर बात हो सकती है कौन जिम्मेदार है कौन नहीं जिम्मेदार है। लेकिन इस बात पर तो पाकिस्तान भर में इत्तेफाक राय है कि कराची माशी हो गया। इस बात पर तो इत्तेफाक राय है कि कराची पोर्ट सिटी है। इस बात पर तो सब मुत्तफिक हैं कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है। तो अगर ये सब बातों पर बाय एंड लार्ज एक इत्तेफाक राय है, तो इसको कराची को कराची बनाया क्यों नहीं गया, बल्कि कराची को जब बिगाड़ा क्यों गया? चीज़ें ना इसकी आपकी ज़मीनों को देख लें, लॉ एंड ऑर्डर देख लें, एजुकेशनल सिस्टम देख लें, हर चीज़
अपनी जगह इन प्लेस थी जिसको डिसप्लेस कर दिया गया ना। अच्छे तालीमी इदारे थे, डीजे कॉलेज, आदमजी कॉलेज, SM लॉ कॉलेज, टॉप कॉलेजेस थे यहाँ। यहाँ जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना इन प्लेस था। फिर कराची का एक मसला ये भी हुआ कि कराची का कोई प्रोजेक्ट अपने वक्त पर कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक वो कंप्लीट होता वो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाती है। ये कराची मास ट्रांजिट, ये जो अभी रेड लाइन, ब्लू लाइन, ये सारी चल रही है, कराची मास ट्रांजिट का हिस्सा थे। जिसका जो प्रोजेक्ट है कोई 40 साल पुराना। 40 साल बाद जब आपने सर्कुलर रेलवे पे सबके कब्जे हो गए, आपने जब इतनी इंक्रोचमेंट कर दी, इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी, इतनी कच्ची आबादियाँ बना दी, तो मास ट्रांजिट कहाँ से बनाएंगे? अब उसका ये है कि ये बसें चला दो, बसें चला दो, अटकल पच्चू तरीके से उसको लागू कर वो। अच्छा, उसके बावजूद भी चले ये सारे आपने अरबों खरबों रुपए इधर उधर कर दिए। ये शहर सामने नज़र आ रहा है, उस शहर को बेहतर कर दें। ये आपको लियाकताबाद की सड़क नज़र आ रही है, लियाकताबाद की सड़क इतवार को जाके देखें तो आपको इतनी चौड़ी सड़क कराची में नज़र नहीं आएगी। उसके ऊपर एक फ्लाईओवर खड़ा कर दिया, एक अंडरपास बनाते, सीधी सी बात थी। ऊपर से ट्रैफिक जा रहा होता, अंडरपास से वो चल रहे होते। मैंने कहा ना कि इस सदर चले जाएं आप, इस सदर में जो है वो एक कराची में असल में मसला ये है कि कराची में मल्टीपल माफियाज हैं। कराची में गाड़ी साफ करने वाली की माफिया से लेके गाड़ी खोलने वाली माफिया तक हैं। यहाँ आप किसी शादी में जाएं तो वापसी में पता नहीं होता कि गाड़ी नहीं होगी या गाड़ी की बैटरी नहीं होगी। अच्छा, गाड़ी की बैटरी निकाल के ले जाते हैं, उसमें आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी हो वो हो। ये अब पानी है और पानी का क्राइसिस है। कराची में कोई ऐसी वाटर पाइपलाइन नहीं फटी जिससे पानी ना आता हो, तो इसका मतलब है पानी तो मौजूद है। पानी की चोरी होती है। पानी की चोरी करने वालों में पानी चलाने वाले जिम्मेदार वो हैं, वो डिपार्टमेंट। वाटर बोर्ड की एक माफिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की दूसरी माफिया, इन सारी चोरों की सरपरस्ती करने वाली तीसरी माफिया। फिर कराची में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि वो शहर से दूर हो जी। यहाँ सदर कैंटोनमेंट बोर्ड है, यहाँ क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, यहाँ शाह फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड है। ये इतने कैंटोनमेंट बोर्ड्स, और सुप्रीम कोर्ट ने कह चुकी है कि भाई जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड ख़त्म करे। लेकिन चूंकि ज़मीन प्राइस लैंड है इसलिए वो है। अब पिछले 2-2.5 साल से जो है वो DHA का प्रोजेक्ट, कराची का DHA के फेज़ 8 फेज़ 6-7 में चल रहा है। 2 साल से उसकी हालत जाके देखें। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन जवाब देगा इसका? लेकिन लोग वहाँ प्रॉपर्टियाँ भी खरीद रहे हैं, शिफ्ट भी हो रहे हैं, प्रॉपर्टी, ज़मीन की, कराची की प्रॉपर्टी। जब कराची में एक रोज़ में 100 लोग मारे जाते तो उस वक्त भी उतनी ही ऊपर थी, क्योंकि शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी इस शहर को बनाया नहीं जा रहा। कराची एक मेयर के अंडर होना चाहिए, जिस तरह दुनिया में सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, लंदन का होता है, न्यूयॉर्क का होता है, सब उसके अंडर हो, चाहे DHA हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो या फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज हो। वो सब एक अम्ब्रेला के तहत होना चाहिए ना। आप उसमें DHA वालों को भी बैठाएं, कैंटोनमेंट बोर्ड वालों को बैठाएं, लेकिन उसका चेयरमैन मेयर होना चाहिए। दैट दिस इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बस, ताकि मैं उससे पूछ सकूँ ना। यहाँ KMC वाले कहते हैं यार ये सड़क मेरी नहीं है, कैंटोनमेंट बोर्ड की। लोग रुल रहे होते हैं, गटर उबल रहे होते हैं। यहाँ पे सहाफत करना ही मुश्किल है, किस डिपार्टमेंट का क्या क्या होता है, महकमा है, उसके पीछे जाओ। नहीं, वो
चले वो भी मतलब DHA के दफ्तर में तो आप जा नहीं सकते, नहीं, वो तो बड़े अफसर हैं। वो है तो नहीं जाए, मुझे कोई शौक़ नहीं है जाने का, काम तो करें। आपका जो वक्त था, जिस तरह मैं इन सब में से जो जिस तरह आपने खुद फरमाया कि रिलेटिवली बेनज़ीर में ज़्यादा लचक थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनिस्बत, क्या बेनज़ीर का ये वही विजन था, वही सोच थी जो आज पीपल्स पार्टी की है, जिस तरह वो ऑपरेट कर रहे हैं बाज़ार? देखिए बेनज़ीर को तो टाइम ही नहीं मिला। टाइम इसलिए ऐसे नहीं मिला कि पहली हुकूमत 18 महीने में फारिग कर दी, जी ऐसे दूसरी हुकूमत 23 महीने में फारिग कर दी। उस टेन्योर में भी सिर्फ वो IMF का लोन ही अप्रूव कर सके थे और कुछ नहीं कर सके थे। मैक्सिमम आप वो तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी गलतियां बहुत हैं, जिस तरह नवाज शरीफ या इमरान खान की गलतियां हैं, बेनज़ीर की भी गलतियां बहुत हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी नहीं रही। देखिए आपके और भारत में ये फ़र्क है कि भारत ने आज से 76 साल पहले अपनी डायरेक्शन सेट कर दी थी कि हमारी डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल रूल होगा, हमारी डायरेक्शन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। इसलिए आज तक उनके इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं उठता। वहाँ इतने 76 सालों में एक इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी, और उसको भी सब मुश्तरका तौर पे बुरा कहते हैं। यहाँ 4 मार्शल लगे, वहाँ जो जाहिर है। हाँ, यहाँ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होते, यहाँ वहाँ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होते, यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। वहाँ कोई लाडला नहीं होता, यहाँ लाडले होते हैं। वहाँ कोई इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं है नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की, जिस तरह हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है उसमें। वहाँ कोई असगर खान केस नहीं है, यहाँ असगर खान केस मौजूद है इसमें। तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? इसलिए इतने मोदी की मुखालफत हुई, मोदी एक्सट्रीमिस्ट, वो सब कुछ था, लेकिन आज वोटर ने उसे कट्टू साइज कर दिया। ठीक है, अभी भी वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन उस ताकत के साथ नहीं बनेगा। हाँ, तो उसने वोटर ने अपना वो किया, उसका गुस्सा निकाला, जमहूरियत जीती। हाँ, जमहूरियत जीती। वहाँ मोदी पर तनकीद होती है, मोदी पे तनकीद हो रही है, लेकिन वहाँ इलेक्शन कमीशन पे तनकीद नहीं हो रही। नहीं, तो ये फ़र्क है। इस फ़र्क से हमें सबक सीखना चाहिए, इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए कि चूँकि वहाँ डायरेक्शन बहुत पहले सेट हो गई थी, क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद सेट कर दी, डायरेक्शन सेट हो गई थी। हम डायरेक्शन लेस रहे, कभी मार्शल लॉ, कभी सदारती वो तरीक़ेकार, कभी पार्लियामेंट्री, कभी हाफ पार्लियामेंट्री। वहाँ सिस्टम भारत में कोई PCO नहीं आता, यहाँ PCO आता है। भारत में कोई नज़रिया ज़रूरत नहीं है, यहाँ नज़रिया ज़रूरत है। ये मुल्क स्पेशल है ना सर। हाँ, तो जब तक आप अपने आप को एज ए नेशन नहीं इवॉल्व करेंगे, उस वक्त तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। एक तासुर, बड़ी मासिक साहब की बात काटते हुए बताता हूँ, एक तासुर दिया जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ से जब उनको ज़रूरत होती है बयानिए की कि पंजाब हर चीज़ ले गया। ये वो रूरल सिंध में देते हैं। हम अगर सिंध को तकसीम कर लें रूरल और अर्बन सिंध के अंदर, तो अर्बन सिंध में कॉल वो और देते हैं, वहाँ पे वो अपने आप को एक रिलेटिवली लिबरल पार्टी प्रेजेंट करते हैं, और रूरल सिंध में एक और कॉल देते हैं कि सब कुछ पंजाब खा गया। अब तासुर ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर फेडरल बजट पे तो बहुत बहस होती है, प्रोविंशियल बजट के ना तो एंकर उस पर इतनी बहस करते हैं, ना उसका इतना गहराई से तबसरा होता है। 18वीं तरमीम के बाद तो पैसा तकसीम होके सूबों के पास आ जाता है। उस फेडरल बजट के इस्तेमाल पे तो कोई पाबंदी नहीं है किसी और सूबे की, इट इज़ अप टू यू, योर डिस्क्रेशन। तो महसूस ऐसे होता है कि हमारी सियासत इतनी डिवॉल्व हो रही है कि अब इस तरह के बयानियों के पीछे सारी जमातें छुप रही हैं। देखिए ये नहीं है, 18वीं तरमीम से चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, और बेहतर हो सकती हैं अगर सूबाई हुकूमतें अच्छा काम करें। अच्छी गवर्नेंस से आपको कभी किसी ने नहीं रोका, तो अच्छी गवर्नेंस क्यों नहीं है? ना सिंध में अच्छी गवर्नेंस है निस्बतन, अगर हम किसी भी दौर के उठा के देख लें, आपको खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुकाबले में सिंध की सूरत हाल सबसे ख़राब नज़र आएगी जी ना। तो आपको आपके पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह,
आपके बाकी इश्यूज अपनी जगह, लेकिन अगर आपने रोटी की कीमत कम की है और रोटी की कीमत कम नहीं हो रही, तो ये गवर्नेंस का मामला है। इसका मतलब है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या तो उनसे मिली हुई है, उनसे मामला तय कर लेती है। वज़ीर आला को तो बुला के कमिश्नर और इनको ज़िम्मेदार करार देना चाहिए ना कि जी अगर रोटी की कीमत ये मुकर्रर है तो रोटी इतनी की क्यों नहीं मिल रही, दूध की कीमत ये मुकर्रर है तो दूध इतना क्यों नहीं मिल रहा। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और करें अकाउंटेबल, सैक करें उनको। अगर जैसे एक आईजी हुआ करते थे यहाँ 80s में, बशीर सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा था कि जिस इलाके में क्राइम हो उस इलाके का एसएचओ जिम्मेदार है। जाहिर है हायरार्की तो यही समझती है। तो इस स्ट्रीट क्राइम को छुपाने से स्ट्रीट क्राइम नहीं छुपेगा, ख़त्म होगा। आप दें, आप इवॉल्व करें। कराची में अगर सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात होते हैं तो कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो आज से 20 साल पहले लग जाना चाहिए था। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ही यहाँ पे। उसमें मसाइल हैं बहुत से, सिर्फ हुकूमतों के मसाइल नहीं, माशरे के मसाइल भी हैं। यहीं जिरगा सिस्टम भी चलता है, यहीं पैरेलल सिस्टम भी चलता है हर तरह का। उस चीज़ में असल चीज़ ये कि आपकी अगर ये विल है, तरीक़ा मौजूद है, लेआउट मौजूद है। मैंने कहा ना कि इतनी सारी ख़राबियों के बावजूद भी आज भी आप सड़कें अच्छी करने से तो आपको कोई नहीं रोक रहा जी, कोई पाबंदी नहीं। इंक्रोचमेंट ख़त्म करने से तो कोई नहीं रोक रहा आपको। आपने सिंपल से फ्लो ऑफ ट्रैफिक बनाना है। आपको ये पता है कि पानी शहर में मौजूद है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी चोरी होती है। मतलब टैंकर से भी तो पानी आता है ना, वो कहाँ से आ रहा है? उस टैंकर, उस ज़रा लिस्ट उठाएं कि ये टैंकर चला कौन रहा है। इसी तरह ज़मीनों का मसला, ज़रा कराची से लेके हैदराबाद तक सुपर हाईवे पर दोनों अतराफ में जो कई सौ जो है वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, ज़रा उसकी फिजिबिलिटी तो बनाएं। आप ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इनको पानी कैसे मिल रहा है, इनके मामलात कैसे चल रहे हैं मामला, इनकी बिजली, पानी, गैस। तो इसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए, एक नई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना। ये मैं कहूँ ना, एक चीज़ें इतनी इम्पॉसिबल कर दी। ज़रा जायदादें तो इन ब्यूरोक्रेट्स की मालूम करें, इन लीडरान की जायदादों का तो कोई हिसाब किताब हो। मसला ये कि हिसाब किताब करे कौन? जो करने वाले हैं वो खुद मुलव्विस हैं। मज़हर भाई, आप ब्यूरोक्रेट कहते हैं, ब्यूरोक्रेट कहता है सियासतदान देखो, सियासतदान कहता है जज देखो, जज कहता है फ़ौज देखो। देखिए ना, वहाँ जहाँ ये कॉन्सेप्ट हो कि अच्छा वकील नहीं अच्छा जज कर लो, यही की कहावत है। हाँ। थाने वाला जो है, थाने वाले का इंटरेस्ट है ही नहीं शहर में, इसलिए कि वो तो कहीं और से आया हुआ है। उसका क्यों इंटरेस्ट होगा? मेरा इंटरेस्ट, जो अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिसिंग है वो ये कि जो जिस इलाके में रहता है उस इलाके का थानेदार हो, ताकि उसको पता हो कि आस पड़ोस के गाँव को, अगर गाँव का आदमी है तो उस गांव का अगर थानेदार बनेगा तो उसे पता होगा, ख्याल रखेगा, उसके बच्चे भी उसी गांव में जाते हैं। जो शहर कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, लेकिन अगर वो शहर में रहता है, मैं अगर नाज़िमाबाद में रहता हूँ तो मेरी पोस्टिंग नाज़िमाबाद में ही होनी चाहिए। अकल ये मांगती है, ताकि मुझे पता है, जब मुझे ये पता होगा कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी स्कूल में जाते हैं, तो मैं उस इलाके का वैसे ही ख्याल रखूँगा। जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि यार यहाँ आके 1-1.5 साल गुजारो, पैसा बनाओ, हैं, उसके बाद पे थाने की बोली लग रही हो कि एसएचओ पैसे दे के लगना है। और ये नहीं कि ये सिर्फ शायद यहाँ होता हो, शायद नहीं, पाकिस्तान में ये कतन सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ओवरऑल। तो कराची का शायद बहुत ताख़ीर हो गई, लेकिन अब भी हाल ये है कि कराची को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बाज़ाब्ता तौर पे डिक्लेयर किया जाए, उसका मेयर ज़िम्मेदार हो, उसका जो कमिश्नर हो उसके अंडर चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिवली हों। इतना दुनिया का सबसे बड़ा वाक़या न्यूयॉर्क में हो गया। एक मेयर था जो
सारी चीज़ों के जवाब दे रहा था। ऐसे ही है, हाँ। वो सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके प्रेस ब्रीफिंग्स दे वो रहा था। करता था उसमें। अब कराची में जो है 3-3.5 करोड़ की आबादी है कराची की, चाहे हमारा सेंसस उसको माने ना माने। सेंसस तो लाहौर से कम हाँ। बता रहा है आजकल। तो 3-3.5 करोड़ की आबादी के शहर को आप इस तरह मैनेज नहीं कर सकते जिस तरह मैनेज कर रहे हैं आप। 3-3.5 करोड़ बहुत बंदा होता है। बहुत बंदा होता है, बहुत यही बंदा मैं कह रहा हूँ ना। और मसला ये कि इसमें इस फैसिलिटीज़ में इजाफा नहीं हो रहा, बंदों में इजाफा हो रहा है। हम ये बहस ही नहीं करते, आबादी हमारा बहस का हिस्सा ही नहीं रहता कि भाई ये बढ़ती आबादी का जो दबाव है ये मेरे घर की रोटी को तकसीम कर रहा है। ये आपका ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कम बच्चे खुशहाल घराने का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, आपकी अपनी घर की इकोनॉमी को बेहतर करेगा उसको। और आप देखें ना, वरना क्या होता है, वरना फिर यही होता है कि छोटे अगर लोअर क्लास के लोग हैं वहाँ आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा है जी है। अब वो सबको तो फीड नहीं कर सकते। जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की चीज़ों के हकदार हैं वो नंबर में सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ रफ्तार से इंक्रीज़ कर रहे हैं। इतना तो मुल्क ग्रो कर नहीं रहा है, कॉम्पनसेट करे उन्हें। तो अब वो क्या करता है, उसका कोई बच्चा क्राइम में मुलव्वस होता है, उसे पता ही नहीं होता, या पता भी होता तो चुप है, उसके रोज़गार तो दे पा नहीं रहा हो। तो अगर ये बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन शहर को अगर आपने बेहतर बनाना है तो शहर इसी तरह बेहतर हो सकता है। ये चंद 100 बसें लाने से बेहतर नहीं होता। बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि चंद सालों में, लेकिन शायद अगर ये जब पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट आई थी, अगर उस वक्त ये चीज़ें शुरू हो जाती, 2008 में ये चीज़ें शुरू हो जाती, तो आज चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं उससे। और उससे मैंने कहा ना, उससे पहले ज़िया-उल-हक के 11 साल में सिर्फ तबाही हुई, सिर्फ शहर को तबाह किया, वेपनाइजेशन हुई सही मायने में, बहुत ज़्यादा शहर को तबाह किया। और उस ज़माने में मुझे याद पड़ता है कि सबके जलसे यहाँ बैंड थे, सिर्फ MQM के जलसे जुलूस हो जाते थे। मतलब MQM को एक पावर के तौर पे आपने वो किया। MQM की जो ग्रीवेंसेस थी उस वक्त, उर्दू बोलने वालों की ग्रीवेंसी थी, उसको एड्रेस करते हैं ना आप, जो जेन्युइन बात थी, जो जेन्युइन चीज़ें थी। मेरिट का कल्चर था, मेरिट के कल्चर के नुकसानात आज आपको खुद फील हो रहे हैं। तो उनको, उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते, किसी ग्रुप को आर्म्ड कर देना और खड़ा कर देना है। फिर उसके मुकाबले में उस ग्रुप से आप तंग आए तो आपने एक और आर्म्ड ग्रुप उसके मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। फिर यहाँ अंडरवर्ल्ड का दौरा रहा जी, जो हमने इंपोर्ट किया उसका। तो आपने एक शहर को इतना खौफनाक शहर बना दिया। 70 में इसी शहर में हम फिल्में देखने जाया करते थे जी, इसी शहर में जो ट्राम में ट्रैवल करते थे, ट्रांसपोर्ट के मसाइल होते थे, लेकिन ऐसे नहीं होते थे। वो जो हर शहर में होते हैं वो मसले होते थे। तो उस वक्त की, और जब आप शहर प्लान करते हैं तो आप 5 साल के लिए शहर प्लान नहीं करते, आप 50, कम से कम 50 साल के लिए जी, कि ये मैं नाज़िमाबाद फ्लाईओवर बना रहा हूँ, तो ये आज से 50 साल बाद इस पे कितना ट्रैफिक होगा, ये सोच के आप प्लान करते हैं कोई प्लानिंग। लेकिन चूंकि इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं, उनका विजन ही नहीं है ये। आप देख लें कि जो अंग्रेज सिंध हाई कोर्ट बनाया गया उस इमारत को देखें, और जो हमारे अपीलेट कोर्ट्स बनते हैं वो बनी हैं, इमारतें बनी हैं, उनको देख लें। ऐसे है जो सिंध असेंबली, ओरिजिनल सिंध असेंबली थी, उसकी जो साइट है उसको देखें, और उसके बिल्कुल उसके अंदर ही जुड़ी हुई जो नई बिल्डिंग बनी है उसको देख लें, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है चीज़ों को वो करने का। तो मसला ये है कि मेरा अगर वो जहन चल ही नहीं रहा, और मेरे जहन में सिर्फ ये है कि इस प्रोजेक्ट की लागत ज़्यादा रखी जाए क्योंकि कमीशन ज़्यादा मिले, जाहिर है, तो अप्रोच ही नहीं है उसमें। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें जिसको मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें जिसको मीडिया को डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को मैं डिबेट डिस्कस करूँगा तो मेरी रेटिंग नहीं आएगी।
मैं इस सूबे के तालीमी इदारों में तालीमी इदारों के सवाल की बात करूँगा तो मेरी रेटिंग नहीं आएगी। मुझे चाहिए जूसी स्टफ़, जिसमें जूसी हो बहुत ज़्यादा, उसमें सेंसेशनल हो, इसलिए कि मुझे आगे काम नहीं करना, यानी ना हुकूमतों को काम करना है, हुकूमतें मैनेज कर लेती हैं यार, जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अच्छा वकील करो, अब अच्छा कॉन्सेप्ट है अच्छा जज कर लो है, अब ये है कि यार चंद सहाफ़ियों को पकड़ लो, अब तो चैनल खरीद रहे हैं सियासतदान। हाँ मतलब ये तो इस तरह तो चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होंगी, बेहतर से बेहतर नहीं होंगी। अभी क्या कहते हैं, ये सारी गुफ्तगू सुनते हुए एक ऐसा तासुर जाता है कि जो मीडिया का सेटअप है इन एंड ऑफ इट सेल्फ, क्योंकि ज़ाहिर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी बन गई है और एक मेजर रेवेन्यू सोर्स होते थे जिनको सरकारी इश्तिहारात मिले थे, बल्कि एक कंपनी हम, क्योंकि वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, उनको बुक शो करनी पड़ती हैं, उन्होंने जो नेट लॉसेस शो करना शुरू किए पोस्ट पीटीआई गवर्नमेंट आने के और वो इश्तिहार बंद होने के, तो तब कई दफ़ा लोगों को इनके शाफ हो गए, तो पूरा बिजनेस ही उस ब्लोटेड इश्तिहार पे चलता है। और हो सकता है वल्लाह आलम, इसका सबूत नहीं है मेरे पास, उसमें वो किकबैक्स का भी अमल हो, क्योंकि सरकार दानिस्ता तौर पे तो अहमियत इतने पैसे नहीं दे रही थी, कोई पीछे खेल ज़रूर होता है। तो जब वो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि एक मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और वही हमें यूट्यूब पे मिलता है, तो फिर माँ सवाए चंद लोगों के सहाफ़त का भी अल्लाह ही हाफिज़ लग रहा है बज़ाहिर। देखिए अब जैसे एडवर्टाइजिंग का शोबा है, एडवर्टाइजिंग के शोबे को आपको एक तो हुकूमत के जो इश्तिहारात हैं ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाएं, वो फैसला करे। इश्तिहारात अगर आप सियासी जहन रख के इश्तिहारात देंगे तो फिर ज़ाहिर है ये तो मैंने जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ख़ात्मे की बात की वो इसी वजह से थी कि आपने हुकूमतों ने सरकारी इश्तिहारात को अपनी सियासत चमकाने के लिए वो वेपन बन गया था, वेपन बन गया, तो उसको ख़त्म करें। अगर जो डिफेमेशन लॉ बहुत अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करें ना आप। अगर आप एक बेहतर चैरिटी बिगिंस एट होम, हाँ मतलब आप पंजाब में आप बेहतर सहाफ़त देखना चाहते हैं, पहले इस चीज़ को दो कि मैं एक अखबार खोल के एक हेडलाइन पढ़ता हूँ नवाज़ शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे, मैं सामने देखता हूँ अखबार खोलता हूँ ये हेडलाइन नज़र आती है, थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ तो पता चलता है ये इश्तिहार है। ये किसकी हद तक कर रहे हैं आप? ये आप आवाम की हद तक कर रहे हैं, ये आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं कि मैं उस हेडलाइन के ख़िलाफ़, लेकिन उसको हेडलाइन के तौर पे प्रेजेंट करना ये बदबयानती है, गुमराह करने का वो है ना। आप उसमें आप बिल्कुल टॉप पे सुपर लीड एक इश्तिहार है, लेकिन उसे प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है जैसे खबर है ताकि हर आदमी पढ़े। ये एडवर्टाइजिंग की बदबयानती है। ये जो लोग इस तरह की वो करते हैं, एडिटर की बदबयानती है, जो इंचार्ज है। इंचार्ज का मसला ये कि एडिटर तो है ही नहीं, अब तो एडिटर होता ही नहीं है, पहले एडिटर होता, तो एडिटर के इंस्टीट्यूशन को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। एडिटर्स ख़त्म हो गए, एडिटर्स मालिकान खुद एडिटर हो गए। अच्छा, माँ सिवाय डॉन के, जहाँ अब भी एडिटर की फाइनल से एडिटर की होती है, मालिक की नहीं होती। पता नहीं ये कितने अरसे तक कायम रहता है, लेकिन बाकी अखबारात में तो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था कि मैंने ऐसे ही अपने इल्म के लिए जो न्यूज़ चैनल्स हैं बड़े बड़े, इनकी लिस्टें निकाले, इनके मालिकान निकाले, तो ज़्यादातर तो प्रॉपर्टी डेवलपर है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से तो बहुत ज़्यादा हुआ है। जो सिर्फ प्रिंट का रुझान था उस वक्त भी एक हमारे एडिटर होते थे, बहुत सालों पहले इंतकाल हो गया उनका, तो वो मंजरुल हसन साहब, उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब पाकिस्तान बनने के बाद जो नए अखबारात आए और उनके मालिकान आए, उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि यार ये अखबार चलाने का एक ही ज़रिया और वो इश्तिहार है, और वो इश्तिहार सरकार से मिलते हैं, लिहाजा उनका एक सरकार के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन गई
सरकार को भी इससे अच्छी क्या चीज़ मिलनी थी कि ऑपोजिशन मिल गई हमारे साथ। हाँ, ये मिल गई। तो वो चीज़, वो जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, आपने जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में प्राइवेट टीवी चैनल्स आए, तो उसका कोई इस तरह का क्राइटेरिया बनाया ही नहीं गया उसमें कि भाई कोई आ रहा है, कोई चैनल खोल रहा है तो क्यों खोलना चाह रहा है, एज ए बिजनेस कैसे ऑपरेट बिजनेस करेगा। उसमें फिर अपना उसका प्रोफेशनलिज्म को सर्व करना चाह रहा है, प्रोफेशन को सर्व करना चाह रहा है, या अपने दूसरे बिजनेस के लिए वो ये सारा काम कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के वो आपकी शुरू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात कि पार्ट टाइम नहीं हो सकता ये। हाँ। तो अब ये जो ओवरऑल इससे जो इंडस्ट्री को नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एक मशरूम ग्रोथ हुई सहाफ़ियों की, उसमें ना एडिटर उधर, ना कोई उसकी जिम्मेदारी लेने वाला, ये सारी चीज़ें। तो एक इस वक्त, और उसका निशाना सबसे ज़्यादा वर्किंग जर्नलिस्ट बना। अब उसकी आड़ में बहुत से सहाफ़ी जो कत्ल हुए हैं, वो उनकी पे स्केल अगर आप मालूम करें तो वो तो अपने दफ्तर के उनको अपने दफ्तर से तकर्रुरनामे भी नहीं मिले हुए थे। तो आपने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को जो है एक बिगाड़ कैंप बना दिया है, जिसमें चंद लोग जाहिर है उनको मराहत मिली लेकिन बाय एंड लार्ज जो कैमरामैन है, जो रिपोर्टर है, जो स्ट्रिंगर है, जो डेस्क पर काम करता है, उसकी हालत बहुत बुरी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग इनफ आपने ये बात की, इसकी जो मैं बराबरी देखता हूँ वो वकीलों का जो एक मशरूम ग्रोथ हुआ है। बहुत सारे वकील हो गए, काम बहुत थोड़ों के पास है। बेशतर तो जजियों के सामने बैठे होते हैं और गाड़ियों के पीछे ऐसे भागते हैं केसों के लिए जिस तरह आप खोखे के ऊपर या जूस कॉर्नर पे देखते हैं। ये दो प्रोफेशंस हैं, मुशर्रफ दौर और पोस्ट एक बलून हुआ। हालांकि शायद इसकी ज़रूरत इतनी नहीं थी, ज़ाहिर एक मार्केट की रिक्वायरमेंट है। एक जगह 100 बंदे की रिक्वायरमेंट, आप 1000 बंदा डालेंगे तो काम बेहतर नहीं होगा, बुरा ही हो जाएगा। और PIA उसकी जीती जाती मिसाल है, और कई और चीज़ें भी हैं। वो दोनों चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मतलब सहाफ़त में तो जो अपने आप को सहाफ़ी कहता है उससे मालूम किया जाए कि आपने कितनी सहाफ़त से ज़्यादा है ये कि आपने साल में आप कितनी खबरें देते हैं। और मालूम कर लिया जाए। चले अब तो एक लोगों को YouTube का एक वो लग गया, तो उस YouTube का भी जायज़ा ले लिया जाए। तो हमारे यहाँ जो इसी तरह वकीलों का मसला रहा कि हमारे यहाँ वकीलों की जो मशरूम, जो बार एसोसिएशन या बार काउंसिल हैं, इसी तरह जर्नलिस्ट यूनियंस जो है, जो प्रेस क्लब्स हैं, जी, बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं हाँ, इनके। जो प्रेस क्लब्स और यूनियंस हैं, जो बार एसोसिएशंस हैं, वो ज़रा जायज़ा तो लें, बार एसोसिएशन जायज़ा लें कि ये जो वकालत जो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, सिर्फ ये क्राइटेरिया कि मैंने LLB कर लिया काफ़ी नहीं होना चाहिए। आप ये तो मालूम करें ना कि भाई आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साल भर में 4 केसेस तो आए होंगे आपके किस जज के सामने पेश हुए जज के पास सामने पेश हुए हैं, वो हुए हैं। इसी तरह सहाफ़ियों में, यूनियंस में, क्या जो अखबार मार्केट में नहीं नज़र आता वो सहाफ़ी कैसे नज़र आ रहा है? तो उसको कार्ड क्यों इशू हो रहा है? कार्ड मिल गया। और सहाफ़त कर क्या रहा है, ज़रा उससे बुला के पूछें। जब मेंबरशिप आप दे रहे हैं, यूनियंस की मेंबरशिप दे रहे हैं, क्लब की मेंबरशिप दे रहे हैं, तो उससे बुला के ज़रा ये पूछें तो यार आप इससे क्या, अपनी तरह बताएं तो देखें तो आपके रिकॉर्ड में है, आपके रिकॉर्ड में कितनी खबरें हैं, कितनी उससे ये होगा कि जो नए आने वाले हैं ना, उनमें एक तो जर्नलिज्म का वो बढ़ेगा कि नहीं, हमें पहले क्लब का मेंबर बनने से पहले मुझे अपने आप को साबित करना है एज ए जर्नलिस्ट। तो ये क्लब और यूनियंस की बहुत जिम्मेदारी है। और उसकी वजह से हुआ ये है कि हमारे यहाँ तादाद बहुत बढ़ गई, सहाफ़ी बहुत बढ़ गए, सहाफ़त बहुत कम हो गई। ये दो फ़र्क चीज़ें हैं कि सहाफ़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, सहाफ़त कम से कम होती जा रही है उसमें। और फिर एक पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों ने मिलकर जो है ना
सहाफ़त को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और वकालत को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसी तरह सिर्फ सहाफ़ी और वकील नहीं, सियासतदान, क्या सियासत की डेफिनेशन क्या है? सियासतदान कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए? कोई आके आपकी पार्टी ऐसे ही ज्वाइन कर लेता है, मालूम तो करें पॉलिटिक्स करना क्यों चाहता है, आप मेरी पार्टी में क्यों आना चाहते हैं? आपने पढ़ा है मेरा मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो आपने बहुत आगे की बात कर दी, वो तो डिपॉजिट दे के बनते हैं सब। कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इम्प्रूवमेंट तो इसी तरह आती है, बाकी एक भेड़ चाल है, उसमें सभी बहते जा रहे, उसमें एक वकील जो है वो जज पर हमला कर देता है और बाकी वकला उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं। उससे पूछे तो कि यार मालूम तो करे, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, इसमें वकील का कसूर है या जज का कसूर है? और फिजिकली हमलावर होना, फिजिकली हमलावर होने की तो कोई आपकी वही जवाब ही नहीं, जवाब ही नहीं बनता। उस वक्त तो उसी सेकंड उसकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए, फारिग हो जाना चाहिए बंदा। भाई आपको जज से कोई शिकायत है, आप बार एसोसिएशन को लिखें कि जी ये जज ये वो नहीं, आप मुतलका कोर्ट को भी लिख सकते हैं कि जज चेंज करें, जज बायस्ड है, ये इशू है, ऐसी कोई बात तो ना वकला गर्दी दुरुस्त है ना सहाफ़ी गर्दी दुरुस्त है। आप वकालत करें और आप सहाफ़त करें। हमारे यहाँ जब भी, और इन चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस यूनियंस और बार एसोसिएशन रख सकते हैं। इसी तरह पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिक्स में है कि भाई ठीक है, अगर मेरा बेटा सियासत में आना चाहता है, 100 बिस्मिल्लाह, उसका जमहूरी हक है उसका, लेकिन फिर वो उस प्रोसेस से आए। उससे पहले उसके सीनियर्स जो हैं उनका राइट बनता है। मदर भाई, जो बंदा खुद प्रोसेस से ना आया हो और आपकी किताब के टाइटल के मुताबिक से आया हो, सिलेक्ट, वही है ना, मैंने आपको ये बताया ना कि भारत और पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से बुनियादी फ़र्क यही है ना। वहाँ क्यों नहीं सेलेक्टर होते? वहाँ सिर्फ लोग ही सेलेक्टर क्यों होते हैं जी? और लोग ही सेलेक्ट करते हैं। उसमें होगा, हर जगह दुनिया में हर जगह होता है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, एजेंसियों का भी अपना अपना वो होता है, लेकिन ये वाला निज़ाम नहीं है, ये नहीं होता, ये नहीं है जो हम देखते हैं। तो इसी वजह से आपकी हर चीज़ में डिक्लाइन आ गया, हर चीज़ ज़वाल पजीर है। आपकी जुडिशरी ज़वाल पजीर है, आपकी वकालत जवाल, आपका मीडिया ज़वाल पजीर है। हम बहैसियत कौम ज़वाल की जानिब हैं और ज़वाल नज़र आ रहा है इसमें, इस चीज़ में। इसीलिए देखिए ना कि बज़ाहिर हमें नज़र आता है, और पाकिस्तान में जो है 95% 97% लोग जो है मुसलमान हैं। करप्शन का लेवल इतना हाई क्यों है? आप शुक्र करें, हमने तौबा का रास्ता जो है उसका भी हम गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं तौबा करता हूँ फिर वही काम करता हूँ। आप देखें ना, उन सारे डिपार्टमेंट ने, आप इन इदारों में चले जाए ना, अपने आपको वो नज़र आ जाएगा। हमने मज़हब का गलत इस्तेमाल किया है, हमने डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल किया। हम दावे ये करते हैं, आप देखें ना कि 77 में तहरीक चली निज़ाम मुस्तफ़ा हैं, और मार्शल लॉ लगने पर मिठाई तकसीम की। हैरान कुन बात है। तो हम तो इस लेवल तक चले गए कि हमने मज़हब को भी नारेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। एक ऑनेस्ट आदमी, एक ईमानदार आदमी, इंटेग्रिटी वाला आदमी, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो काबिल एहतराम होना चाहिए। और एक अगर वो कोई किसके बारे में आपको पता हो कि ये इंतहाई करप्ट भी है, कैरेक्टरलेस है, उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी ज़बान से भी हो, तो वो कैरेक्टरलेस फिर भी है, कैरेक्टरलेस होगा वो।
इसको जिस दिन हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी ना, उस दिन हम अपनी डायरेक्शन सेट कर देंगे। मदर भाई आखिरी सो, इस वक्त जो सियासतदान अवेलेबल हैं हम में से ही हैं, बाहर से तो नहीं है, आपको इनमें से किस में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है? कि ज़ाहिर है गैप का इल्म ना मुझे है ना आपको है, पोटेंशियल किस में नज़र आता है करंट कंडीशन देखते? देखिए इमरान खान का जो वो है ना, उसमें बहुत लंबी बहस होती है। इमरान खान का इमेज बहुत हद तक शैटर्ड हुआ जब वो हुकूमत में आए। जी, बहुत सच्चाइयाँ खुल गई थी, वो सारी चीज़ें थी उसका। ऐसा नहीं है कि उसके 3.5 साल में सारी चीज़ें ख़राब हुई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। बहुत से शायद उसने कोशिश भी की हो, उसने बहुत सी चीज़ें, लेकिन नज़र ये आया कि एक तो वो कान के कच्चे थे, दूसरे आप अपनी पार्टी में वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं ला सके। ये ऐसे ही ना, किसी भी एक आदमी का पार्टी का सरबराह रहना 26 साल बहुत होते हैं ना। तो आप, इसका मतलब ये है कि आपको किसी दूसरे पे ये एतमाद नहीं है कि ये पार्टी का चेयरमैन बनना चाहिए। वो तो कानों के कच्चे से साबित हो गया। हाँ। फिर हुकूमत के लिहाज से आपने तो, चूँकि लोगों ने, जो ख़ासतौर पे आपकी नई जनरेशन है, वो इमरान को देख रहे थे एक होप के तौर पे, और शायद बहुत से लोग अब भी देख रहे हैं होप के तौर पे। उन्हें मायूसी हुई, और मैंने कहा ना कि उसको एक नई लाइफ लाइन मिली अदम एतमाद की तहरीक के बाद, और 2024 में उसके वोटर ने उसको वोट, एक मरतबा फिर वोट दे के ये साबित किया उसको। लेकिन इमरान खान साहब को सबक बहुत सीखना चाहिए अपनी सियासत से। मुझे नहीं पता कितना, अभी तो जब बाहर आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अगर वो 2013 में अपने पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी और जो जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट थी, अगर वो उसे तस्लीम करते हैं, तो वो उन सारे लोगों से आज निजात हासिल कर चुके होते उसी वक्त 2018 में आने से पहले। और उससे ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डेमोक्रेसी मजबूत होती है। उन्होंने बदकिस्मती से उन पर रिलाय किया जिन पर इल्ज़ामात थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया जिन पर इल्ज़ामात थे, और इल्ज़ामात पार्टी के अंदर के लोग लगा रहे थे। जी देखिए, अकबर एज़ बाबर तो बहुत बाद में आया ना। उस वक्त अकबर एज़ बाबर, चाहे हामिद खान, ये सारे लोग ये कह रहे थे ना कि पार्टी में इलेक्शन में धांधली हुई है। आपने एक इंडिपेंडेंट अपना कमीशन बनाया था, जस्टिस वजीउद्दीन साहब की इंतहाई क्रेडिबल आदमी थे, ऑनरेबल आदमी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आपको सबमिट की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये लोग मोहम्मद जहांगीर तरीन का नाम लिया, अलीम खान का नाम लिया उन्होंने। पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ने बहुत रौला मचा हुआ। आपने कहाँ उस वक्त आप कहाँ के स्टैंड कर रहे थे? आप जहांगीर तरीन को बचा रहे थे, आप अलीम खान को बचा रहे थे, उनके साथ ही बैठे हुए थे। अल्टीमेटली जस्टिस वजीउद्दीन चले गए ना, फिर तस्लीम नूरानी आए, फिर वो चले गए। ये वो सबक है जो पीटीआई को सीखना चाहिए। बजाते खुद इमरान खान को फिलहाल यही इसी कॉन्सेप्ट को इमरान खान को बदलना है कि इमरान खान इज नॉट पीटीआई, पीटीआई इज इमरान खान। पीटीआई में देखे ना, अभी तो चेयरमैन भी आके कहता है कि बानी ये कह रहा है, तो आप चेयरमैन को एम्पावर करें ना, उसको फैसले लेने दें ना। आप उनका एक सियासतदान कहता है कि मैं सिर्फ इमरान खान को मानता हूँ, चेयरमैन कोई चीज़ नहीं है। तो तहरीक इंसाफ की मैं इसलिए बात करूँ कि तहरीक इंसाफ एक तीसरी पार्टी के तौर पे उभरी, और लोगों की, और नए यंगस्टर्स की, क्योंकि आपका पाकिस्तान का 60% लोग यूथ हैं, तो उनके लिए पीटीआई एक होप के तौर पे सामने आई थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को पीटीआई से सीखना चाहिए, और कि आखिर क्या वजह है कि उस यूथ को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सके। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब पे बहुत सी तनकीद होती है और होनी भी चाहिए,
लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून के कल्चर को शुरू में बदला। मुस्लिम लीग नून का कल्चर ये था कि जो भी हुकूमत आती थी वो उसके साथ मुस्लिम लीग ही लग जाते थे। नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट ये है कि उसने मुस्लिम लीग नून को बहैसियत सियासी जमात मनवाया, और जब वो अपोजिशन में हुए उसलिए उस वक्त भी लोग उनके साथ खड़े रहे। मुश्किल वक्त में मुशर्रफ का पीरियड, बहुत सारे सियासतदान खड़े रहे। ये क्रेडिट नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब का ये क्रेडिट है कि उन्होंने खुलकर ये बात की कि इंडिया से दोस्ती के बगैर हम एक माशी तौर पे आगे नहीं बढ़ सकते। आप इस्टेब्लिशमेंट ने उससे इख्तलाफ किया, उन्होंने मोटरवे बना के एक कनेक्टिविटी पाकिस्तान को कनेक्ट कर दिया है। अब उससे लोगों को माशी तौर पे भी फ़ायदा होगा जी, मोटरवे पे। तो ये उनके पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें। तो हमें हर लीडर के पॉजिटिव और नेगेटिव्स उसको साथ देखना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी विक्टिम रही है जो इस्टेब्लिशमेंट का, कि एक नहीं 4 भुट्टो जो हैं इस तरह चले गए। भुट्टो फांसी चढ़ गया, बेनज़ीर शहीद हो गई, एक भाई पॉइजन हो गया, दूसरा भाई शहीद हो गया, ये सारी चीज़ें। और उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के जो हज़ारों लोगों को कोड़े लगे, जेलों बहुत से लोग फांसियाँ चढ़ गए वो करते हुए। तो पीपल्स पार्टी को तो उस एरा से सबक लेना चाहिए कि उन्होंने उनकी जो सफरिंग्स रही हैं, लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे, सिंध के लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सूबे को बेहतर बनाएं। पीपल्स पार्टी के लिए सोचने का है कि एक सूबा जहां उनकी मुसलसल हुकूमत रही है, उस सूबे को वो एक बाकी पाकिस्तान के लिए एक मॉडल सूबा क्यों नहीं बना सके। और आज भी उनके पास ही है। पीपल्स पार्टी के अंदर निस्बतन बाकी जमातों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में ज़्यादा टॉलरेंस है। वो अपने ऊपर तनकीद को बर्दाश्त करते हैं। उनका रिएक्शन उस तरह का नहीं होता जिस तरह मैच्योर रिएक्शन होता है। तो हर पार्टी के अंदर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। चीज़ ये नहीं है कि किस लीडर से आपको उम्मीद है, चीज़ ये है कि पार्टियों को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। जो छोटी जमातें, जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जमात इस्लामी को खुद असेस करना चाहिए ना कि उनको इलेक्टोरल सपोर्ट क्यों नहीं मिलती। जमात इस्लामी को अपने आप को बेहतर उस लिहाज से बेहतर बनाने की कि आप अपने अंदर वसीउल क़ल्बी पैदा करें। क्या वजह है कि जमात इस्लामी में इतनी रिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप है कि आपके जो लोग वोट डालते हैं उनकी तादाद इतनी महदूद क्यों है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। JUI है, JUI बहुत जो है इफेक्टिव जमात है, उनका इतना बड़ा मदरसा वो है। तो जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनका जो हमारे यहाँ आउटलुक है, वो रिलीजियस पार्टी जो पॉलिटिकल प्रोसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेती हैं, उनको उनका एक जो आउटलुक है वो सेक्टेरियन आउटलुक नज़र आता है कि जी एक ख़ास, उससे ज़्यादा उनकी टॉप हायरार्की में ना, अगर JUP है या अब तहरीक लब्बैक है, तो उनकी टॉप हायरार्की में उसी हल्के के लोग रहेंगे, एक किस्म के मसलक के लोग रहेंगे। टॉप हायरार्की में जमात इस्लामी में एक मसलक के रहेंगे जी, JUI में एक मसलक के रहेंगे, ये अपना तहरीक जाफरिया है एक मसलक के लोग रहेंगे। तो अपने उसको, क्योंकि आपने पूरे पाकिस्तान में अगर पॉलिटिक्स करनी है तो आपने सिर्फ अपने मसलक के लिए थोड़ी पॉलिटिक्स करनी है। 25 करोड़ लोग हैं, सारों के मुख्तलिफ रंग रूप मसलक हैं। सेकुलर पार्टीज़ को पाकिस्तान में पहले दिन से दबाया गया, तबाह किया गया, मारा गया। 50s में कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया, 70 में नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर दिया गया। उसमें अब वो उस तरह की कोई नेशनल अवामी पार्टी थी, उसमें फिर वो जो सेकुलर पार्टीज़ थी वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ बन गई, अपने सूबों तक, अपने तबके तक कन्फाइंड हो गई। ANP हो गया, बलोच नेशनलिस्ट बन गया, कोई सिंधी नेशनलिस्ट बन गया, कोई पश्तो नेशनलिस्ट बन गया।
तो वो जो एक अम्ब्रेला था पूरा नेशनल अवामी पार्टी का, वो ख़त्म हो गया। तो हर सियासी जमात को अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप इम्प्रूव करेंगे, प्रोसेस होगा, इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देना चाहिए। अगर उन्होंने खुदा हाफिज नहीं कहा तो उन्हें 71 से सबक सीखना चाहिए। उन्हें आप जो अगर आपकी तरफ आए उसको कहे जी गेट नंबर 4 बंद है, अब आप किसी और गेट का सहारा लें। पार्लियामेंट में 2-3 गेट्स हैं, उससे जाएं। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 गेट्स हैं, उससे जाएं, उधर जाएं। इस्टेब्लिशमेंट को और जो अपनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके जो प्राइम काम है उन्हें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सियासी जमातें बनाएं और तोड़ें, लीडर्स बनाएं और तोड़ें। इन चीज़ों को आप बेहतर कर लें तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मज़हर भाई आपका बहुत शुक्रिया आने का, अपना कीमती वक्त देने का। और जो आप यकीन जाने, मैं कमर के पीछे भी ये तारीफ़ कर चुका, मूव भी करूँगा। जो आज सबसे क्रिटिकल चीज़ मैंने बज़ाते खुद सीखी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा चैनल नहीं है, उस पर काम कर रहे हैं, वो ये है कि चीज़ों को सीरियसली लें। और जो आपने कहा है कि जर्नलिस्ट का काम होता है चीज़ को क्रिटिकली देख के एनालाइज़ करना, और वो दुश्मन गलत लफ्ज़ होगा, मुखालिफ होता है सरकार का, कि उसने क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है विदाउट बायस। अल्लाह करे हमारी कौम भी कर सके, इलेक्शन के वक्त इस तरह वोट भी कर सके, और हम सब की तरक्की हो, आपकी लंबी उम्र की और अच्छी सेहत की हम दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आने का सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो I hope to see you there at the book club, inshallah. See you soon.